कि मुझे पता है ना कि दोनों बैच में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो नहीं आते फिर दोनों का कंबाइन। बाकी जिसको आना रहेगा वो पढ़ेंगे, क्योंकि ये कंपलसरी है एक तरीके से और एक तरीके से नहीं भी है। कंपलसरी इसलिए है क्योंकि तुमने पैसा दिया है, नहीं है क्योंकि तुम्हें पढ़ना नहीं है। तो हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं, तो आपका जो टॉपिक था, हमारा जो कोर्स था डीएस डीएस डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट, है ना। तो डेटा एनालिस्ट तुमने कंप्लीट किया है। इसमें क्या था? टूल और कोड था, है ना। टूल में तुमने क्या क्या देखा अभी तक का? क्या देखा था? एक्सेल, एसक्यूएल, टैबलू, पावर बीआई। कोड में एक पाइथन, ठीक है। और एनालिसिस से रिलेटेड उसका लाइब्रेरी, जैसे numpy, pandas, मैटप्लॉटलिब, ये सारी चीजें, है ना। अब यहाँ पे जो हम कर देते हैं वो एनालिसिस का ही काम रहता था। तो चूंकि डेटा साइंस के अंदर सारे पार्ट्स आते हैं, तो उसके अंदर एक एनालिसिस का भी पार्ट रहता है। डेटा डेटा साइंस के अंदर कितने फील्ड आते हैं? कुछ कॉमन फील्ड बताओ। डेटा। इसके अंदर मैंने बताया कि डेटा साइंस के अंदर आपके पास पहला डेटा एनालिस्ट जो आप लोगों ने किया है, दूसरा डेटा इंजीनियर्स होता है, थर्ड वन कि आपके पास एमएल है, डेवलपर, हाँ तो एमएल इंजीनियर्स हैं। देन फिर आपके पास डीप लर्निंग इंजीनियर्स, फिर आपके पास आएंगे एआई इंजीनियर्स, देन फिर आपके पास आएगा जेन एआई इंजीनियर्स, ठीक है। अब इसमें भी क्या है कि चीजें डेवलप हो रही है तो और भी चीजें आती है। जैसे एमएल में आता है प्रॉपर एमएल इंजीनियर्स, ठीक है। और दूसरा रहता है एमएल ऑप्स, ठीक है। कि मशीन लर्निंग के मॉडल्स हर कोई बना रहा है, तो उसको मैनेज करने के लिए भी बंदा चाहिए, ताकि वो लाइव हो सके और लाइव में भी क्या हो, सही से काम कर रहा हो मॉडल, है ना। तो लाइव में चलेगा, उसको सही से मैनेज करने का काम रहता है एमएल ऑप्स वालों का, ठीक है। तो उसको मशीन लर्निंग मॉडल भी पता होना चाहिए, प्लस उसको कैसे एज ए सॉफ्टवेयर मैनेज किया जा सकता है, ताकि यूजर इंटरफेस मतलब यूजर इंटरेक्शन सही से हो, है ना। तो एमएल ऑप्स वाले में रहते हैं। ऑप्स का मतलब क्या होता है? ऑपरेशंस, है ना। और ऑपरेशंस में क्या काम होते हैं? तो मैनेजमेंट क्या मैनेज करोगे? तो मशीन लर्निंग के मॉडल को, कि ये मॉडल सही से लोड हो रहा है या नहीं हो रहा है, सही से एक्यूरेसी बता पा रहा है या नहीं बता रहा है, डेटा की लेटेंसी कितना है, देन नया डेटा आ रहा है तो उसमें सही से एक्यूरेसी आ रहा है कि या नहीं आ रहा है, वो सारा चीज मैनेज करता है एमएलओप्स का, ठीक है। तो इसमें दो तरीके का जॉब रोल दिखता है। इसी तरीके से डीप लर्निंग में जब जाओगे, जब भी हम लोग देखेंगे, तो डीप लर्निंग में भी क्या होता है, तो दो रोल होते हैं, एक कंप्यूटर विजन और एक होता है एनएलपी, ठीक है। कंप्यूटर विजन का फुल फॉर्म क्या रहेगा? सॉरी, हिंदी का फुल फॉर्म कंप्यूटर विजन, इसमें काम क्या हो सकता है? नाम से भी पता चल रहा होगा, कंप्यूटर विजन, कि कंप्यूटर या फिर कोई भी सिस्टम है, वो कैसे इन्वायरमेंट को देखता है ना। जैसे आपने इमेज डाल दिया और पूछ दिया कि इस इमेज में क्या है, तो चैट जीपीटी आंसर कर देता है ना। तो इमेज के बेस पे कि एक सिस्टम इमेज को कैसे समझ पाता है ना। तो जब हम इमेज के बेस पे ज्यादा काम करते हैं, तो वो कंप्यूटर विजन होता है ना। तो या तो हमारे रियल में दो तरीके से सारे डेटा ज्यादातर कलेक्ट होते हैं, या तो विजुअल होगा या तो टेक्स्ट होगा, है ना। तो विजुअल्स में क्या रहते हैं? तो या तो इमेज होगा या तो वीडियो रहता है ना। तो वीडियो भी क्या रहता है? इनडायरेक्टली इमेज ही रहते हैं, है ना। 1 सेकंड के वीडियो में डिफॉल्ट कितने इमेज होते हैं बता सकते हो? मान लो आपने 1 सेकंड का वीडियो क्या किया है, क्या कहते हैं कि रिकॉर्ड किया है, उसमें कितने फोटो क्लिक्स होते हैं? तो 60 अगर बोलने का मतलब आता है 1 सेकंड में वो 60 फोटोज क्लिक करता है, ठीक है। तो अब वो फ्रेम क्या आता है, आपको एक के बाद एक दिखता है स्पीड के फॉर्म में, तो वही वीडियो की तरह दिखने लगता है, ठीक है। अगर आप 30 करते हो तो 1 सेकंड में वो 30 फ्रेम को क्लिक करता है ना। और ये अब ये 30 और इस 60 का फ्रेम क्यों नहीं डिसाइड किया होगा? तो जो हमारा आई होता है ना, वो किसी चीज को एज ए मोशन तभी वो डिटेक्ट कर पाता है जब उसकी स्पीड 30 या फिर 60 के आसपास हो। मतलब 30 से ज्यादा, मतलब 20 से ज्यादा होता है ना, तो आपको क्या दिखता है कि वो मोशन में है, ठीक है। हमारा आई जो कैप्चर करता है ना, अगर 1 सेकंड में 30 इमेज को कैप्चर कर पा रहा है, तो वो चीज उसको मोशंस लगेगा, है ना, कि वो क्या हो रहा है, चलती जा रही है चीजें, है ना। तो वही चीज हम लोग ने कैमरा में भी सेट किया है, कि मुझे वीडियो ही की तरह दिखाना है, तो हमारा जो रेट है, क्या आई का फ्रेम रेट जो हम एज ए वीडियो कंसीडर करते हैं, वो यही रहता है, ठीक है। तो ये चीजें रहती है, तो जितनी भी चीजें इमेज के बेस पे काम करते हैं, वीडियो के बेस पे काम करते हैं, वो कंप्यूटर विजन होगा, ठीक है। और वही चीज हम टेक्स्ट के बेस पे काम करेंगे, तो वही हमारा क्या कहलाएगा? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी, ठीक है। तो इसको एनएलपी इंजीनियर्स बोलते हैं, इसको कंप्यूटर विजन इंजीनियर्स बोलते हैं। दोनों का अलग अलग सेपरेट रोल भी आता है, ठीक है। दोनों का कंबाइंड रोल भी आएगा और सेपरेट रोल भी आएगा। एनएलपी का क्या टास्क होगा? इसमें क्या बिजनेस सॉल्व करते होंगे?
जैसे आप मान लेते, आप क्या कर रहे हो, सिंपली एक कीबोर्ड यूज करते होगे, है ना, तो आपको नेक्स्ट वर्ड रिकमेंड होता जाता होगा, है ना, तो उसको कैसे पता चलता है कि नेक्स्ट वर्ड क्या होना चाहिए? तो वो आपके डेटा के हिसाब से क्या होता है, बार बार रीट्रेन होता है ना, और चूंकि ट्रेन मॉडल पे क्या कर रहे हैं, उसको दोबारा आपका डेटा दे रहे हैं, तो उसके बेस पे क्या होता है, प्रिडिक्शन सिस्टम लगा, ठीक है? तो वो ज्यादातर टेक्स्ट वाली डेटा में होता है ना, जैसे बोलते हैं कि आप क्या करोगे, चैट जीपीटी डालते हैं, इसको समराइज कर दो, है ना, तो समराइज करके देता है। तो ये इस तरीके के जितने भी टास्क रहते हैं, वो रहता है हमारा एनएलपी का, ठीक है। एनएलपी मतलब नेचुरल लैंग्वेज, कि जो चीज हम नेचुरल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, वही चीज क्या हम मशीन के साथ कर सकते हैं, आजकल देखोगे हम लोग कर सकते हैं, है ना। इस चैट जीपीटी में क्या आता है कि आप जिस तरीके से ह्यूमन लैंग्वेज में बात करते हो, उसी से उससे भी बात करते हो, आंसर देते रहता है ना। तो अगर उस तरीके से वो रिस्पॉन्स कर पा रहा है, तो वो जो हम टास्क कर रहे हैं वही हमारा एनएलपी रहेगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मशीन हमारे नेचुरल लैंग्वेज को कैसे प्रोसेस कर पा रहा है और समझ पा रहा है, तो उसमें क्या होगा, ये सारी चीजें होंगी। टेक्स्ट में क्या होता है कि थोड़ा सा ग्रामर रूल होते हैं, इमेज में कोई भी रूल नहीं होता, चाहे हम इमेज आपको दिखा दे, और चाहे यूएस में जाके, रसिया में जाके किसी को भी दिखा दे, वो इमेज का मीनिंग बता सकता है। अगर ये मान लो ये डॉग का इमेज है, तो मैं अगर नहीं भी बताऊंगा तो वो बता सकता है कि ये डॉग है। लेकिन अगर मैं क्या करूंगा, हिंदी में लिख दूंगा कि दिस इज, मान लो ये इंग्लिश में, दिस इज अ डॉग, ठीक है, और यह एक कुत्ता है, ये अगर हम लिखते हैं, तो इंग्लिश वाला जिसको आता होगा वो समझ जाएगा बाय डिफॉल्ट, और हिंदी में क्या होगा, हिंदी में वही समझेगा जिसको ये लैंग्वेज का नॉलेज हो। अगर आप ये यूएस या फिर रशिया में जाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये हिंदी वहां पे नहीं मतलब क्या है इसका, कि पहला कॉन्टेक्स्ट हिंदी इंग्लिश वो समझ में आना चाहिए, दूसरा इसका स्ट्रक्चर्स, है ना। तो अगर मैं बोलूं दिस इज बॉय, और इज दिस बॉय, दोनों में करेक्ट कौन सा है, सेकंड वाला है फर्स्ट वाला? क्यों? हाँ, तो आपको पता है कि अगर सेम वर्ड है दोनों में, लेकिन उसका सीक्वेंस इधर उधर है, तो मीनिंग या तो चेंज हो जाएगा या तो मीनिंग नहीं निकलेगा, है ना। तो ये चीज हमें अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो वो चीज कैसे होगा, तो उसमें जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो इसके अंदर लगेगा, ना कि टेक्स्ट वाले। तो इसीलिए कहता है ये दो सेपरेट चीजें हो जाती है, कि सिक्वेंशियल डेटा के बेस पे काम करोगे तो उसको एनएलपी बोलेंगे, और अगर आप क्या करते हो, इमेज बेस पे काम करोगे तो उसको कंप्यूटर विजन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का जो टेक डेटा है, उसके बेस पे हम अलग अलग चीजें क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, है ना। क्योंकि इसमें आपको ग्रामर रूल के बेस पे ज्यादातर काम करना पड़ेगा, इसमें क्या होगा, इमेज में कोई भी ग्रामर रूल के बेस पे काम नहीं करना होता, है ना। तो यही कारण क्या होता है, दो अलग अलग फील्ड होते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, दो चीजें हुई। अब एनएलपी से ही हमारा क्या बना है, आपने सुना होगा एलएलएम, सुना है? हाँ। कि आप जो मॉडल बना रहे हो, जैसे आपने मशीन लर्निंग का मॉडल बनाया होगा, तो उसका साइज देखोगे ना, तो 30 MB 40 MB या फिर 200 300 MB ही गया होगा, है ना? अब इसी को हम क्या करते हैं, और अच्छे तरीके से रिट्रेन करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ट्रेन करोगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा, कि आपकी मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, लेकिन साइज भी बढ़ता जाएगा, है ना। तो जितना ज्यादा एक्यूरेसी होगा, जितना ज्यादा साइज होगा, हमारा मॉडल उतना परफेक्ट काम करेगा, है ना। तो जैसे धीरे धीरे देखोगे, चैट जीपीटी पहले उसकी साइज कुछ और थी, और अभी क्या है, कुछ और है ना। अभी उसका जो साइज होगा वो कितने में होगा, वो पैरामीटर के साइज होगा, और उसको स्टोर करने के लिए कितना स्टोरेज लगता होगा, बताया था पिछले क्लास में, याद है कुछ, मिलियंस में। और अगर प्री मॉडल्स होंगे जो आप यूज करना चाहते हो लोकली, तो उसके लिए मैंने एक दिखाया था, ओलामा ही मॉडल्स दिखाया था, ये दिखा देते हैं। एक ओलामा होता है, एक हगिंग फेस होता है, ठीक है। मान लेते हैं मिस्टीरियल है, और इसमें आप देखोगे मिस्टीरियल ज्यादा व्यू है, तो इसमें ये स्मॉल वाला है, ठीक है। तो मिल लेते डीप सीक। तो डीप सीक में देखोगे ये क्या ओपन सोर्स है और फ्री का मतलब समझ में आता है, कि आप इसको डाउनलोड करके अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं बिना पैसे दिए हो। और चूंकि अगर आपने इसको डाउनलोड किया है तो इंटरनेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। लेकिन इसका डिमेरिट क्या होगा, कि ये देखोगे साइज, एट द रेट, अगर आप अच्छे मॉडल पे चलाना चाहोगे तो 400 GB है, ठीक है। आगे जाके जैसे जैसे लेटेस्ट चाहोगे, ज्यादा कॉन्टेक्ट ऐड करोगे, तो ये टीवीज पे चला जा रहा है, ये देखा ना, ये दिख रहा है 700 तक चला गया, 1.3 TB तक चला गया, है ना? तो आपका सिस्टम ही लोड नहीं ले पाएगा। और दूसरा, कि जब आप कोई भी सर्च करोगे, तो इतने सारे पैरामीटर में वो जाके सर्च करेगा, देन आपको आंसर करेगा, ऑटोमेटिकली स्लो होगा, है ना।
तो आप क्या कर सकते हैं, दो तरीके से फास्ट कर सकते हैं। पहला, इसके कॉन्टेक्स्ट को रिड्यूस करके, कि मुझे हर कॉन्टेक्स्ट में नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग के बेस पे ये आंसर चाहिए होगा, है ना। तो उसके कॉन्टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, ऑटोमेटिकली साइज रिड्यूस होगा। दूसरा, कि जो हमारा हार्डवेयर होगा उसको स्पीड कर देंगे, या तो हम लेटेस्ट हार्डवेयर लगा दें, जैसे जीपीयू हो गया, जीपीयू का लेटेस्ट वर्जन यूज कर लोगे, तो उससे क्या होगा कि आपका परफॉर्मेंस क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है। तीसरा ऑप्शन रहता है, यही चीज क्लाउड में होस्ट कर दो और रन। ठीक है। तो जब जब यूज होगा तब तक क्या होगा, क्लाउड का चार्ज लगेगा, इसलिए। तो तीनों ऑप्शन हमारे पास क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, ये बता रहा था ना, एलएलएम के बेस। तो एलएलएम था, क्योंकि ये लैंग्वेज मॉडल था एनएलपी का ही, कि हम लोग क्या कर रहे थे, टेक्स्ट बेस पे ही काम कर रहे थे। तो टेक्स्ट बेस पे अगर मॉडल के साइज बड़ा हो गया, कैपेसिटी बड़ी हो गई, एंड देन एक्यूरेसी भी बढ़ गई, तो हमारा क्या हो गया, वही मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, कि हमारा क्या होगा, लार्ज लैंग्वेज हो गया, जो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। अब इसी से हम सारा काम करवा रहे हैं, अगर देखोगे आजकल तो, है ना। तो इसी से हम क्या कर रहे हैं, ऑटोनोमस कर रहे हैं, मतलब ऑटोमेशन पे डाल रहे हैं। तो ऑटोमेशन में क्या आता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर का आपस में कनेक्ट कर, है ना, कि एक सॉफ्टवेयर से जैसे रिजल्ट आएगा तो क्या करेंगे, दूसरे सॉफ्टवेयर में पास करेंगे, वो जैसे आउटपुट को स्टोर करेगा, फिर उसके बेस पे क्या होगा, तीसरा सॉफ्टवेयर में स्टोर चला। तो उस चीज को यहीं पे बोलते हैं हम लोग एजेंट्स। ठीक है। या तो फिर आपने सुना होगा एजेंटिक एआई का, है ना, सुना है। एजेंटिक एआई का मतलब होता है कि आप अपना एक मॉडल बनाए हो, उसको क्या कर रहे हो, एक पूरा काम करवा रहे हो, एक ही काम रहेगा लेकिन वो पूरा अच्छे तरीके से करेगा, सारी चीजें मैनेज करेगा, तो अलग अलग सॉफ्टवेयर को आपस में इंटीग्रेट। तो ये डेवलपर का काम होता है, क्योंकि आजकल डेवलपर ही क्या कर सकते हैं, अच्छा खासा एजेंट एजेंट बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, दो तरीके का टूल होगा। पहला ड्रैग एंड ड्रॉप, और दूसरा कोड के बेस पे। ठीक है। तो जिसको कोडिंग आएगी वो कोडिंग के बेस पे करेगा, जिसको कोडिंग नहीं आएगी वो किसके बेस पे करेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप के बेस पे। ठीक है? तो ड्रैग एंड ड्रॉप के बेस पे सबसे इजी रहता है हमारे पास एनिटेल का। ठीक है। और कोडिंग पाइथन में कर सकते हैं। ठीक है। तो पाइथन में जो भी चीजें यूज करते हैं वो एपीआई के थ्रू करते हैं। ठीक है, क्योंकि लार्ज मॉडल तो आप ट्रेन नहीं कर सकते, है ना। तो क्या करोगे, बाई कर लोगे। बाई करने में क्या होता है, ज्यादा पैसा नहीं लगता, कि 200-300 रुपये में आराम से इतना बाय कर सकते हो कि खुद के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है। बाकी उसके हिसाब से क्या होगा, जैसे जैसे रेवेन्यू आएगी उसके हिसाब से पैसा आप डालते जा सकते हैं। तो ये रहता है हमारे पास। ठीक है। तो दोनों तरीका देख सकते हो। ठीक है। उसके बाद क्या था हमारे पास, थ्योरी हमने देख लिया, एनालिटिक्स देख लिया, ये क्या था, डीप लर्निंग का जो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। फिर इसके बाद मैंने बताया एआई इंजीनियर्स। ठीक है। ए इंजीनियर्स का काम क्या रहेगा, ये जो मॉडल्स हैं जो आपने बनाया, उसको एज अ सॉफ्टवेयर आप बना सकते हो इंटरफेस के साथ, और यूजर उसको क्या करेगा, यूज कर सकता है ना। तो अगर आप ये पूरा काम कर सकते हो तो आप एक एआई इंजीनियर हो। मतलब आपको फुल स्टैक का भी नॉलेज होना चाहिए, मतलब डेवलपिंग का भी, प्लस एमएल और एआई का भी। ठीक है। तो ये चीजें अगर आपके पास है तो आप एआई इंजीनियर बन सकते हो। ठीक है। पहले क्या था, आपको सारी चीजें स्क्रैच से आनी चाहिए थी। अब थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो गया, क्या चीज, कि मार्केट में एक से एक एआई आ गए हैं, तो आपको स्क्रैच से नहीं भी आता ना, बट आपको जो पॉपुलर एआई है उसके बारे में पता है, तो आप डायरेक्टली एआई इंजीनियर्स पे जा सकते हो। बट हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग आपको आना चाहिए बस। ठीक है। तो ज्यादातर देखोगे जो बड़े पोस्ट पे अभी भी जाते हैं वो क्या है, डेवलपर ही जाते हैं, क्योंकि मान लो मेरे पास मॉडल है, मॉडल बनाने की जरूरत नहीं है, तो इसको क्या करना है, सिर्फ आपको एज अ वेबसाइट बना के होस्ट करना है। वो कौन कर सकता है, डेवलपर ही कर सकता है ना। तो यहाँ पे ज्यादातर जो रहता है वो डेवलपर साइड वाले ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको फुल स्टैक का नॉलेज पहले से ही है, एक्सपीरियंस है, वो अच्छा बंदा अच्छा खासा क्या कर सकता है, बना सकता है। तो यहाँ पे ये चीजें रहेंगी। ठीक है। अब ये चीज हमने बोला एमएल एआई के बेस पे, तो यहाँ पे ये बंदा जो करता है वो ट्यूनिंग करता है ज्यादातर आजकल। ठीक है। तो ट्यूनिंग का हम लोग अलग से कॉन्सेप्ट बोलते हैं, हाँ, GenAI। इसको क्या बोलते हैं, जनरेटिव एआई का कॉन्सेप्ट होते हैं, कि आपने प्रॉम्प्ट पास किया वो आंसर दे देता है ना। अब हमारा क्या है, एक कंपनी है, उस कंपनी का काम है डेली के बेस पे कंटेंट अपलोड करना सोशल मीडिया में। जैसे होता है ना कि फैशन के बेस पे है, तो डेली के बेस पे मुझे फोटो जनरेट करना है, और उसमें मेरा क्या होगा, क्लोथिंग होगा, और उसके बारे में 4-5 लाइन नीचे लिखा हुआ रहेगा, हैशटैग अप्लाई होना चाहिए। और ये डेली के बेस पे होना चाहिए, 2-3 पोस्ट, ताकि क्या हो, इंगेजमेंट बना रहे, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं वो, कंटेंट क्रिएटर को हायर करते हैं, है ना। या तो उसकी टीम में होती है मार्केटिंग टीम, उसी में कोई ना कोई बंदा था जो कंटेंट क्रिएट करके डेली के बेस पे डालता है ना। तो आजकल आप लोग ने देखा होगा कि हम एआई के बेस पे भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो एआई को हमें बताना पड़ता है कि आपको ये कंटेंट इस तरीके से क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। तो उसमें मार्केट नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए, प्लस कोडिंग नॉलेज। तो आप क्या करो, एक मान लेते चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी को इस तरीके से प्रॉम्प्ट पास किया है, ट्यून किया है,
कि वो क्या कर रहा है, मार्केटिंग के बेस पे एक अच्छा खासा कंटेंट क्रिएट करके दे रहा है ना। और उसका काम सिर्फ यही है, कंटेंट क्रिएट करना। ठीक है, तो आपने क्या किया, यही चैट जीपीटी को सिर्फ कंटेंट क्रिएटर बना दिया, है ना। तो ये क्या करेगा कि ये आपका ऑटोमेशन में जा सकता है, क्योंकि ये कोड के बेस पे सारी चीजें हैं। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट करोगे और एपीआई के बेस पे क्या करते हो, या तो इंस्टाग्राम, गूगल या फिर यूट्यूब शेड्यूलिंग कर देते हो, ऑटोमेटिकली वहां पे अपलोड होते रहता है डेली के बेस पे, है ना। अब इसमें क्या बेनिफिट हुआ कंपनी को, यहाँ पे जो ये एक बंदा काम किया है ये वन टाइम है। आपको पता है कि आपने ये पाइपलाइन बना के दे दिया ना, तो यहाँ पे जो हमारा पाइपलाइन बनाने वाला इंजीनियर था उसका सिर्फ वन टाइम टाइम है और वन टाइम कॉस्ट रहता है। क्योंकि पाइपलाइन बनाने का ही तो पैसा लगेगा, पाइपलाइन जैसे बन गया इसको सिर्फ रन करके छोड़ दो तो ये हमेशा रन होता रहेगा, है ना। तो ये जो पाइपलाइन में हमने प्रॉम्प्ट पास किया अच्छे से, इसको ऑप्टिमाइज किया, वही काम होता है जेने, कि आपको जनरेटिव एआई अच्छे से आते हैं, मतलब जितने भी आजकल लेटेस्ट मॉडल है उसके बारे में आपको अच्छे से पता है। और उसमें क्या है, आप फाइन ट्यून कर सकते हो, है ना। फाइन ट्यून करने के बाद उसका एक वेबसाइट बना के सामने वाले को दे सकते हो, या फिर बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करके सामने वाले को दे सकते हो। अगर आप ये कर रहे हो तो क्या है, जेनाई के बेस पे, है ना। तो अभी जो लेटेस्ट में ज्यादातर जॉब रोल दिख रहे होंगे तो इसी के बेस पे। इसमें क्या होता है कि आपको मॉडल का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। दूसरा आपको पता है डेवलपिंग, है ना। तो चीजें धीरे धीरे कहाँ पे शिफ्ट हो रही है, तो फिर से डेवलपिंग फेज पे शिफ्ट, है ना। जो हमारा एमएल एआई है, अब बोलोगे फिर पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। पढ़ेंगे क्यों जब ये अभी ये सारा चीज चल रहा है। तो एमएल हमने क्यों पढ़ा, डीप लर्निंग क्यों पढ़ेंगे, क्वेश्चन है नहीं। तो सिंपल सी बात है, वो मॉडल को ट्यून वही अच्छे से कर सकता है जिसको मॉडल के बारे में पता होगा, है ना। और मॉडल के बारे में उसी को अच्छे से पता होगा जिसको पता होगा कि वो काम कैसे करता है ना। और वो काम कैसे करता है, तो जो उसको बनाता है या फिर जैसे बनता है वो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये बनता कैसे है, तो विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग, और इसी चीज को एडवांस करते हैं तो डीप लर्निंग से। ठीक है, ये समझ में आया कि आपको अगर प्रोसेस के बारे में जानना है और अच्छे तरीके से इंप्रूव करना है, जैसे आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है ना। प्रोडक्ट मार्केट में रिव्यू आया कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ठीक है। और आपको प्रोडक्ट का कोई भी नॉलेज नहीं है, तो क्या आप उसको इम्प्रूव कर पाओगे। तो क्या करते हैं फिर, प्रोडक्ट के बारे में पहले सीखते हैं, है ना। मार्केट में ये चलता है, आप सीखते हो कि ये प्रोडक्ट का ये चीजें होती है, मार्केट में इस तरीके का प्रोडक्ट चल रहा है, तो आप क्या करते हो अपने प्रोडक्ट में भी धीरे धीरे चेंजेस करते हो सीखने के बाद, है ना। तो वही चीज जो चेंजेस कर पाएंगे, तो दो तरीके से होता है। पहला कि मुझे पता चल गया ये चेंजेस करना चाहिए, या तो मैनुअली मैं ही बैठ जाऊंगा और उसको ठीक करूंगा, है ना। या तो मैं क्या करूंगा, एक एम्प्लॉय हायर कर लूंगा और उसको मैं बोलूंगा ये काम करके दे दो मुझे, क्योंकि मुझे पता है ये काम इसमें ठीक करवाना है ना। जैसे आप टेलरिंग के बेस पे भी कर सकते हो, जैसे आपको क्या है, क्लोथिंग का अच्छा खासा नॉलेज होता है ना। तो क्लोथिंग का अच्छा खासा नॉलेज है तो एक क्या रहते हैं, एक टेलर रहता है और एक क्या रहते हैं, किसको बोलते हैं, जो सिर्फ डिजाइन करता है क्लोथिंग को, डिजाइनर। तो डिजाइनर का काम सिर्फ क्या है, चीजें डिजाइन करना, लेकिन उसको पता है कि कौन सी चीजें किस तरीके से कट किया जाएगा, कैसे सिला जाएगा, वो सारा चीज पता होता है। लेकिन ये खुद नहीं करता, ये इसका काम है डिजाइन पे ज्यादा फोकस करना। ये सारा काम क्या होता है, सामने वाले को बता देता है, प्रोडक्शंस वाले को, तो ये क्या करता है उसमें प्रोडक्शंस पे काम करता है ना। तो सेम काम आजकल हो गया है, ठीक है। तो आजकल क्या है, ये जो प्रोडक्शंस वाला काम था वो बड़ी बड़ी कंपनीज ने क्या किया है, बना के दे रहे हैं, है ना। क्योंकि प्रोडक्शंस में क्या आता है, बहुत ज्यादा कॉस्ट लगता है ना। जैसे कोई भी चीज का आप क्या करते हो, फैक्ट्री यूज बनाते हो तो फैक्ट्री में ज्यादा कॉस्ट लगता है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम क्या कर रहे हो, उसको सेटअप कर रहे हो, तो सेटअप में पैसा जाता है। दूसरा, उसमें एम्प्लॉय रखोगे उसमें सेटअप जाएगा। तीसरा, कि आपने मॉडल अगर अच्छा खासा पैसा खर्च करके बना लिया, अगर वो मार्केट में बिका नहीं तो भी लॉस हो जाएगा, है ना। तो ये सारे सिनेरियो क्या करते हो, एक छोटी कंपनी लेके चलती है। लेकिन बड़ी कंपनी के पास क्या होता है, ये सारी चीजें होती है, तो उसके पास अच्छा खासा रिसोर्स है तो वो सेटअप कर सकते हैं तुरंत। दूसरा, उसके पास एम्प्लॉय भी हायर कर सकते हैं, और उसके बेस पे उसके पास मार्केटिंग टीम होती है बड़ी सी, वो मार्केटिंग भी कर सकता है। जैसे देखोगे चैट जीपीटी, देन क्या है, जेमिनी, यही दो चीज मार्केट में दिखेगा, है ना। आजकल एक क्लाउड भी रहेगा और एक ग्रॉक भी रहेगा, ये चार मॉडल है जो मार्केट में चलते हैं कोई भी बिजनेस के लिए, ठीक है। अब इसमें देखोगे तो एडवर्टाइजमेंट आपको दिखेगा, किस चीज का एडवर्टाइजमेंट दिखता है आजकल, ज्यादातर दो ही दिखेगा, एक जेमिनी में और एक चैट जीपीटी में। देखा है किस टाइप का एड चल रहा है, कि आपको फ्री में यूज कर सकते हो, है ना। क्योंकि मार्केटिंग जितना तगड़ा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, बिजनेस में यूज होगा, और जितना ज्यादा बिजनेस में यूज होगा उतना ज्यादा लोग क्या करेंगे, आगे जाके इसको बाय कर सकते हैं, है ना। तो इन्होंने भी क्या किया, एक साल के लिए फ्री कर दिया है। चैट जीपीटी भी देखोगे तो फ्री है,
और जेमिनी का भी जो एडवांस है वो भी फ्री है। ठीक है, तो ये क्या है, 3-4 महीने पहले ही फ्री हुआ है, तो यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है, ऑटो पेमेंट का डालना पड़ता है, और वो अगले साल से कटना स्टार्ट होगा। ठीक है, बाकी ऑटो पेमेंट तो कभी भी ऑफ कर सकते हो। तो ये क्या है, आजकल का मार्केटिंग है। ठीक है, क्या चीज। हम्म, तो आपने इतना सारा चीज देखा। अब क्या होगा कि आप लर्निंग फेज पे हो, है ना। तो लर्निंग फेज भी आजकल थोड़ा सा डिवाइड हो गया है। बहुत लोग बोलते हैं कि आप एआई सीख सकते हो डायरेक्टली जेएनआई से। दूसरा होता है कि हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग से सीख रहे हैं, है ना। जैसे आपका कोर्स है मशीन लर्निंग डीप लर्निंग से है, फिर जेएनआई पे जा सकते हो, डायरेक्टली जेएनआई के बेस पे भी काम कर सकते हैं। तो हम जो लर्निंग फेज है कि एआई का आपको कोई भी टूल बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, तो दोनों तरीके से बना सकते हैं, है ना। तो दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है, ये जो पार्ट देखते हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा मैथमेटिकल होगा प्लस प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, दूसरा ये टोटली प्रैक्टिकल होगा, और आपको इसमें कोई भी मॉडल बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसमें आप ज्यादातर मॉडल बनाने पे ऊपर काम करते हैं, क्रिएशन पे। ठीक है, इसमें क्रिएशंस का काम होता है, इसमें डिप्लॉयमेंट का काम। ठीक है, तो ये डिफरेंस आता है। ठीक है, अब ज्यादातर ये लोग इसमें भी सीख रहे होंगे, इसमें भी सीख रहे होंगे। ठीक है, दोनों में से कौन सा बेटर ऑप्शन हो सकता है हमारे, इसमें ज्यादा फोकस एज ए नॉन टेक्निकल, एज ए जल्दी से आपको क्या करना है, कोर्स फिर इस पे काम करना है, चीजें फिर रियल में किस तरीके से चल रही है उसको इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से चल सकता है, पहला वाला दूसरा वाला, पहला वाला। तो जल्दी और deep focus है। तो आप देखोगे कि जब भी आपने देखा होगा कि मास्टर्स डिग्री आते हैं, ठीक है, मास्टर्स विद वेल एआई, सुना है। और वो प्रॉपर 2 साल का कोर्स रहता है ना। तो वो चीज यहाँ पे 3 महीने में कैसे मिलेगी, फिर 4 महीने में कैसे मिलेगी। तो यहाँ पे जो होता है ना, वो मैथमेटिकल पार्ट स्किप होता है। ठीक है, आपको बताया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या रहेगा, थोड़ा सा स्किप चलेगा, कि आपको सारी चीजें खुद से करना नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप एक बार प्रोसेस देख लोगे, देन उसका क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, एंड देन डायरेक्टली इसमें स्विच हो सकते हो। ठीक है, इनका जो करिकुलम है वो इस पार्ट पे है। ठीक है, इसका कोई भी पार्ट नहीं है। ठीक है, पिछले बैच में मैंने पढ़ाया है तो मुझे पता चला है कि इसके बेस पे क्या करेंगे, थियोरेटिकल कम रखेंगे, है ना। और जो ट्रेडिशनल मॉडल है उसका हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, मतलब हाँ कैसे बनता है, कैसे यूज हो रहा है, वो एक बार रहेगा, वन टाइम। ठीक है, वन टाइम करने के बाद डायरेक्टली इसमें स्विच हो। इसमें क्या होगा कि आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आप सॉफ्टवेयर डेवलपर फील्ड से नहीं। तो अगर आपको खुद का अपना एक प्रोडक्ट बनाना रहेगा, उसमें बेसिक डेवलपमेंट नॉलेज है, बाकी मॉडल नॉलेज तो हम लोग को धीरे धीरे आ ही जाएगा, क्योंकि वही कोर्स है हमारा। ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे होंगे, क्योंकि अगर कोई भी चीज बनाते हो तो उसका क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट लॉन्च करके रख सकते हो, तो आपको क्या था, बस आइडिया लगता है, मे भी क्या कर सकते हो, एक एआई एप्लीकेशन बना। ठीक है, तो एआई एप्लीकेशन बनाने का सबसे सिंपल तरीका होता है पहला स्ट्रीमलीट, और दूसरा कोई एलएलएम मॉडल यूज, जैसे जेमिनी और चैट जीपीटी, उसका एपीआई करके यूज कर लो, है ना। तो स्ट्रीमलीट आपको थोड़ा सा पता है बेसिक, तो इसमें कर सकते हो। ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन लेवल पे जाते हैं तो स्ट्रीमलीट नहीं काम करता, है ना, क्योंकि वहाँ पे स्केल करना पड़ता है चीज़ों को, स्केल डायरेक्टली नहीं होता, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, फास्ट एपीआई पर जाना, फास्ट एपीआई या फिर फ्लेक्स। ठीक है, ये दोनों ज़्यादातर चलते हैं इसमें यूज, तो ये बैकएंड के लिए हो जाएगा, और फ्रंट एंड के लिए हम रिएक्ट यूज। ठीक है, अब बोलोगे इतना चीजें सीखनी पड़ेगी, नहीं। आजकल इसको भी जनरेट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, एआई टूल है, कि आपको बनाना क्या है बस वो बताना चाहिए। ठीक है, अगर आपको वो पता है, तो आजकल कॉन्सेप्ट आता है वाइट कोडिंग ना। वाइट क्या होता होगा, सुना है, नहीं सुना। जैसे मान लो मुझे मुझे एक वेबसाइट बनानी है, तो या तो मैं एक डेवलपर का हायर कर दूंगा और उसको बता दूंगा ऐसे ऐसे बनाना है, और मुझे इस टूल में चाहिए, है ना। दूसरा, आजकल देखते हो एआई में क्या करते हैं, पास कर देते हो, कोड जनरेट करते हैं, है ना। तो आप सिंपली प्रॉम्प्ट पास करते हो, अपना क्रेडेंशियल पास करते हो,
वो आपके लिए प्रॉपर एक वेबसाइट क्रिएट करके होस्ट करके देगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ बिजनेस प्रॉब्लम बताना पड़ेगा इस एआई को, और इस एआई का काम ही होता है सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है, आपका क्या हो गया, वेबसाइट में क्या रहता है कॉन्सेप्ट, जो आप अप्लाई करोगे कि मुझे क्या काम करना है। ठीक है, अब इसके बिहाइंड द सीन्स फ्रंट एंड बैक एंड तो कोड ये जनरेट करके आपके लिए भेजते हैं। ठीक है? तो थोड़ा थोड़ा बग रहेगा, तो अगर आपको इसके नॉलेज रहेगा ना तो आप वो बग भी ठीक कर सकते हो, नहीं तो दोबारा क्या कर सकते हो, इसको बार बार रन रीरन करवा के ठीक करवा सकते हो, जैसे चैट जीपीटी में भी करते हो ना, कि बार बार रन करवाते हैं तो कभी ना कभी तो आंसर सही आता है। तो वही चीज फिर हिट एंड ट्राई करना। ठीक है, तो अगर कोडिंग का नॉलेज है, आपका जो हिट एंड ट्रायल का पार्ट होता है ना, वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है ना, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक पॉइंट के बेस पे वहीं पे एरर है तो मैं डायरेक्टली ठीक कर सकता हूँ। अगर मुझे नहीं पता तो दोबारा डालेंगे तो चैट जीपीटी क्या करता है, नया कोड जनरेट करता है, फिर उसी में डीबग करेगा, कुछ नया प्रॉब्लम आने लगता है। तो वो चीज इसमें हमेशा रहेगा। ठीक है, तो एआई को अभी इसलिए ज्यादा प्रीफर नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अभी सीखने का फेज है, आप थोड़ा थोड़ा देखोगे सीखोगे तब कर सकते हो। दूसरा, जब मुझे क्या करना है कि चीजें मुझे बेसिक लेवल पे पता है तो डायरेक्टली हम ये काम करते हैं। ठीक है, तो आप इसका यूज करें, तो अलग अलग साइट्स रहेंगे, हम वहां से डायरेक्टली डेवलप कर सकते हैं। तो आजकल देखोगे एआई के बेस पे अलग अलग सॉफ्टवेयर भी दिखते हैं, है ना। तो ये क्या रहेगा, प्रॉपर इकोसिस्टम रहेगा जो आजकल चल रहा है। ठीक है? तो क्या कोडिंग सीखने की जरूरत पड़ेगी आजकल, मान लो तुम्हें एक वेबसाइट बनाना है, तो डायरेक्टली एआई में जाओगे, वेबसाइट के लिए पास कर दोगे और वहाँ पे आप वेबसाइट के लिए, तो तुम अगर तुम्हें एआई के बेस पे कुछ नॉलेज है तो तुम्हें डेवलपर की जरूरत पड़ी। तो आजकल मार्केट में यही चल रहा है। ठीक है, कि जिसको नॉलेज है थोड़ा सा भी टेक्नोलॉजी के बारे में, वो अपना टेक्निकल काम खुद से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई, है ना। तो एआई बेसिकली कर क्या रहा है आजकल, जॉब खा रहा है, नहीं। बेसिकली एआई क्या करता है कि जो वेबसाइट बनाता था बंदा, है ना, तो उसको जो प्रॉपर ट्रेडिशनल फॉलो करना होता था कि आपको प्रॉपर बैठ कर कोड ही करना पड़ेगा, है ना, और कोड जिसको आता है वही कर सकता है ना। लेकिन वेबसाइट डेवलप करने के लिए क्या होना चाहिए, वेबसाइट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए किस तरीके से करना है ना। बाकी इसी की जगह पे क्या कर रहे हैं, किसी टूल्स का यूज कर रहे हैं, मतलब एआई को बता रहे हैं। तो एआई भी क्या है कि ये प्रॉम्प्ट जितना अच्छे तरीके से पास होगा उतने अच्छे तरीके से वेबसाइट बनेगा, है ना। तो आप अपने बिजनेस पे ज्यादा फोकस कर रहे हो तो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं आती होगी इतने अच्छे से, आपको सिर्फ बिजनेस नॉलेज आता होगा तो वो पास करोगे तो वेबसाइट उतने अच्छे से नहीं क्रिएट होगी, है ना। तो जिसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छे से आएगी, फिर वो अच्छे से प्रॉम्प्ट पास करेगा, अच्छे से फिर क्या करेगा, ये वेबसाइट बना के दे देगा, है ना। और दूसरा, कि मान लो मैं एक बिजनेस चलाता हूँ, अब मैंने इसको बना लिया, मुझे नहीं पता, तो इसको होस्ट भी तो करना होता है। तो क्या लगता है कि नॉर्मल बंदा होस्ट कर सकता है अगर जिसको चैट जीपीटी चलाना भी आता है तो, नहीं कर सकता। तो वहां पे फंसा। तो आपको एक जो भी वेबसाइट है उसको डिप्लॉय करना आना चाहिए, है ना। तो मतलब आपके पास जो जॉब रोल है, पुराना वाला जॉब रोल था कि आपको कोड करना बैठ के, अब वो नहीं है। अब सिंपली आपको ये कोड का पार्ट स्किप करना है, आपको स्मार्ट तरीके से वर्क करना है, कि सिर्फ आप डिप्लॉय पे ज्यादा फोकस करते हो और एआई से कैसे काम करवाना है वो फोकस कर। ठीक है, तो थोड़ा सा क्या हो गया, वे चेंज हो गया आजकल। ठीक है, काम अभी भी है, ठीक है, तो थोड़ा सा वे चेंज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि क्या है, मशीन से स्मार्ट है तो लोगों को भी तो स्मार्ट बनना पड़ेगा, तो स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, क्योंकि ये कोड क्या था, थोड़ा सा हार्ड वर्क था, कोडिंग करते रहना। ठीक है, अब ये स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, डायरेक्टली आपका वेब पेज बन गया। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ, तो एक वेबसाइट बनाने में जहाँ पे 3-4 दिन लगते हैं, अब आपको ये 3-4 घंटे में बनके तैयार हो जाएगा, है ना। तो इससे दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होता है, पहला डेवलपर के लिए कि वो एक दिन में कई वेबसाइट बना सकता है, और यूजर के लिए उसको सस्ता में मिल जाएगा, है ना। तो यही चल रहा है आजकल। तो इतना समझ में आया। तो ये प्रॉपर मार्केट के बेस पे था जो मैंने बताया। ठीक है, अब जो आपका स्टार्ट होगा मशीन लर्निंग से था, ट्रेडिशनल वे लोग ने देखा था, अब उसी में क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडल को इम्प्रूव करेंगे तो वो डीप लर्निंग के बेस पे देखेंगे। तो डीप लर्निंग में क्या क्या चीजें दिखेंगी, पहला, डीप लर्निंग होता क्या है और ये मशीन लर्निंग से अलग क्यों है ना। पहला ये कॉन्सेप्ट रहेगा कि मशीन लर्निंग हम लोगों ने देखा था, तो ये मशीन लर्निंग के बाद हम लोगों ने डीप लर्निंग क्यों देख रहे हैं वो देखेंगे। फिर इसमें दो तरीके का हमने बताया था, दो कॉन्सेप्ट हो गए, कंप्यूटर विजन और एनएलपी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट देखेंगे और इसी में क्या होगा, फिर एनएलपी में आप देखते चले जाओगे। एनएलपी के बाद देखोगे एलएलएम्स, एलएलएम के बाद देखोगे आप जेएनआई। ठीक है, जेएनआई में सिर्फ प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट के बेस पे देखोगे। ठीक है, इसमें आप कोई भी वेबसाइट क्या करते हो, बनाते नहीं, क्योंकि आपको फुल स्टैक का नॉलेज हो गया, है ना। अगर आपको वो भी चीजें नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हैं, एजेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी के बाद आप एजेंट पे काम करते हो।
तो ये प्रोसेस इसी में इस तरीके से चल रहा है। तो ये प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वेबसाइट बनाने के लिए चैट जीपीटी या फिर उससे सिमिलर वेबसाइट्स होते हैं उसका यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेबसाइट आपको क्रिएट करना है, तो एक बेस्ट आजकल ट्रेंड देखोगे तो लवेबल एआई होता है, ठीक है। ये क्या करता है कि आप सिंपली प्रॉम्प्ट पास करो, ये आपके लिए कोई भी सॉफ्टवेयर बना के दे देगा वेबसाइट के साथ, ठीक है। ये दिख रहा है, एप्लीकेशन बना सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो, इस तरीके से और भी वेबसाइट्स हैं जिसका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जब आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर की बेस पे सीख जाते हो तब यहाँ से ये यूज करेंगे, ठीक है। तो समझ में आया। तो यही चीज आपके सिलेबस में है, ठीक है ना। तो पहला कि जब भी आप ये कोर्स कर रहे हो तो आपको ये डिफरेंस पता होगा। तुम कोई भी पूछ लेगा तो आपको नहीं पता, मतलब आपको फिर सारी चीजें फिर क्लियर ही नहीं है, ठीक है। बाकी यहीं पे उन्होंने ऐड किया आई, ठीक है। देन फ्यूचर ऑफ एआई क्या है वो टॉपिक्स है। फिर आप देखोगे डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में जो आता है कॉन्सेप्ट वो आता है न्यूरल नेटवर्क का, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क होते क्या थे? हम्म, कि कौन सा इंपॉर्टेंट है नहीं वो, एक तरीके से बोल सकते हैं जो हमारा न्यूरॉन्स है ना उसी का आर्किटेक्चर है, कि हम मशीन्स में भी उस तरीके का आर्किटेक्चर कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो वो हमारा न्यूरल नेटवर्क होता है। अब आर्किटेक्चर के बेस पे हमें तो स्क्रैच से नहीं बनाएंगे, है ना। तो हम क्या यूज करेंगे, लाइब्रेरी यूज करेंगे जिसमें आर्किटेक्चर्स पहले से डिफाइन होगा, हम सिर्फ डेटा पुट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए या तो टेंसर फ्लो यूज कर सकते हैं या फिर पाइटॉर्च, ठीक है। और उसी में जो हमारे पास टॉपिक होता है उसी के अंदर आपका केरास भी इंस्टॉल रहता है, ठीक है। तो केरास भी देख सकते हैं, टेंसर फ्लो, केरास और पाइटॉर्च, ये तीन लाइब्रेरी ज्यादातर डीप लर्निंग में पूछते हैं जब भी जॉब में अप्लाई रहेगा, ठीक है। हाँ, ये करेंगे अभी। देन पहला न्यूरल नेटवर्क में होते क्या है, तो एक न्यूरल नेटवर्क के अंदर क्या क्या चीजें होंगी वो, जैसे मशीन लर्निंग का स्टेप बता सकते हो। मशीन लर्निंग में हम लोगों ने क्या किया था, मान लेते डेटा क्लीनिंग हो गया, फिर दूसरा स्टेप क्या था, प्री प्रोसेस कर सकते हैं, तीसरा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते थे, है ना। फिर मॉडल, है ना। फिर क्या करते थे, मॉडल बनाने के बाद तो इसमें क्रॉस चेक करते थे, ये फिर हो सकते हैं इवेल्यूशंस, एक्यूरेसी चेक करते थे, है ना। एक्यूरेसी सही आ रही थी ठीक है, नहीं तो फिर हम फाइन ट्यूनिंग करते थे, है ना। फाइन ट्यूनिंग मतलब मॉडल को इम्प्रूव करते थे, है ना। तो ये काम करते थे। अब यहाँ पे जो हम फाइन ट्यूनिंग करते थे या फिर मॉडल ट्रेन करते थे, तो हम इसमें ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। ये सारा चीज आपको पहले से पता है, ठीक है। अब ये सारा स्टेप क्या होगा, डीप लर्निंग के लिए भी सेम होगा, ठीक है। जो मशीन लर्निंग काम करता है वही काम यहाँ पे भी होगा। मशीन लर्निंग का काम क्या था, तो आप क्या करते थे, एक डेटा एंड एल्गोरिदम, देन इट रिटर्न्स अ पैटर्न। तो पैटर्न के हम मॉडल होते थे, ठीक है। आप डेटा देते थे, एल्गोरिदम देते थे और ये आपको रिटर्न करता था वहां से पैटर्न, मतलब एक मॉडल देता था, है ना। तो सेम काम आप डीप लर्निंग में भी करोगे, ठीक है। डीप लर्निंग में भी क्या दोगे, डेटा दोगे प्लस एल्गोरिदम दोगे, देन ये भी आपको रिटर्न करेगा पैटर्न या फिर मॉडल, ठीक है। तो काम तो सेम है, डिफरेंस कहाँ पे आया, जब हम यहाँ पे एल्गोरिदम दे रहे हैं, यहाँ पे एल्गोरिदम था, वो आपने 8-10 जो एल्गोरिदम पढ़ा था वो पास कर रहे थे, है ना। तो इक्वेशन था। और आप रियल वर्ल्ड में देखोगे कि ये 8-10 के बेस पे ही क्या होगा, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। तो ये क्या होता था, फेल हो जाता था। दूसरा इसका डिमेरिट क्या था, एल्गोरिदम में तो डेटा में हमें क्या करना पड़ता था, फीचर इंजीनियरिंग करना पड़ता था। फीचर इंजीनियरिंग क्या था, फीचर इंजीनियरिंग या फीचर सिलेक्शन, कि कौन सा कॉलम इंपॉर्टेंट है हमारे ट्रेनिंग के लिए नहीं है, एज हम खुद डिसाइड करते थे अलग अलग मैथ्स का इक्वेशंस लगा के, है ना। तो मान लो आपके पास तो छोटा डेटा है तो बता सकते हो, अगर मान लो बड़ा डेटा है तो उसमें से कैसे पता करोगे कौन सा कॉलम है इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है कि सारे कॉलम इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी कॉलम को थोड़ा सा ही इंपॉर्टेंस हो, लेकिन वो क्या उसी के बेस पे पूरा फैक्टर डिसाइड करता हो, है ना। तो अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा भी ऐसा क्या है ज्यादा फैक्टर के बेस पे चल रहा होगा, है ना, अनइंटेंशनली, तो क्या होगा, मॉडल की परफॉर्मेंस गिर जाती है। दूसरा कि नॉर्मल डेटा पे तो कर पा रहे हो, अगर इमेज है, ठीक है, ये इमेज है मान लेते हैं ह्यूमन की है ना, इस तरीके से और ये भी एक इमेज है और यहाँ पे ये कॉर्नर में इमेज, ठीक है। और आपने बोला
कि जो हमारा कॉलम है, कॉलम 1 2 3 4, आपने बोला 3 4 हमारे क्या इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या है, पूरा इमेज दिख रहा है। लेकिन दूसरा जो इमेज है इसमें क्या है, 3 और 4 में, तो अब बताओ कौन सा हटाएंगे कौन सा रखेंगे। यहाँ पे तो ये तो हटा सकते हैं, 2 और 1 को, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 1 और 2 को हटा सकते हैं। अब किसको हटाना है किसको रखना है कैसे पता चलेगा, क्योंकि इमेज के बेस पे तो नहीं बता सकते ना। तो ये सबसे बड़ा डिमेरिट है कि आप ज्यादातर क्या करते हो, नहीं हटा पाते थे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, फीचर सिलेक्शन हमारा सबसे टफ टास्क होता था, है ना। अब यही काम हम मशीन को दे सकते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, है ना। तो यही काम हमने डीप लर्निंग में किया है कि जो फीचर सिलेक्शंस का काम होगा वो ऑटोमेटिकली ये एल्गोरिदम खुद करेगा, मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो हमारा जो ये टास्क था वो रिड्यूस हो गया, तो ये फीचर सिलेक्शंस खुद करता है, ठीक है। अब ये फीचर सिलेक्शंस खुद करेगा तो इसमें कुछ ना कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड होगी, है ना। तो क्या क्या ऐड होगा, तो मान लो आपको मैंने काम दे दिया फीचर सिलेक्शंस का, तो आप कैसे सेलेक्ट करते थे, और रिलेशंस के बेस पे, और कि एक्चुअल वाले कि मान लो कि और एक प्रेडिक्टर वाली, इसका क्या है, 1 इसका 0 इसका 0 1 0 1 0, इस तरीके से मान लेते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं कि मुझे 20 रिलेशंस नहीं है, तो रिलेशंस का नहीं लेते हैं, तो एक्चुअल वाली तो आप प्रेडिक्टर वाली, मान लो एक्चुअल में क्या था 23 आना चाहिए था प्राइस, इसकी प्राइस है 21, 25 आना चाहिए था, 25 पता पड़ा है। देन ये सारी चीजें 20 21 30 और 27 इस तरीके से आंसर करना है। और ये 30 है 31 और ये 31 था, ठीक है। तो ये कुछ सही बता रहा है, हम क्या करते थे, इसको एरर को चेक करते थे, कैसे करते थे, तो एरर चेक करने के लिए मीन स्क्वायर एरर यूज करते थे, है ना। तो मीन स्क्वायर एरर जैसे कि हम होता था तो इसका क्या लेता था और एक एवरेज नहीं, ये तो मीन है तो मीन का मतलब एवरेज। अब इसका एवरेज हम कहाँ से करते थे, तो मॉडल इवैल्यूएशन के टाइम में करते थे, है ना। कि जब मॉडल फिटिंग का कितना है उसके बाद अब आपको जो ये काम करना पड़ेगा, जब हम एल्गोरिथम यूज करते हैं तो उसी टाइम में करना पड़ेगा, ताकि क्या हो, ये लर्निंग हो कि एक्चुअल में ये है ना कि ये है, हमारा वो मॉडल को खुद से नहीं ट्रेन करे, मतलब आपको उसी के अंदर ब्लूप्रिंट डालना पड़ेगा फिटिंग का, ताकि क्या करें बार बार वो इम्प्रूव करे। तो पहला क्या जाएगा इसके अंदर, एरर फंक्शन जाएंगे जो आप यूज करते हैं, और एरर फंक्शन में बार बार एक्यूरेसी क्या है, एक एक्यूरेसी फंक्शन उसके अंदर जाएगा। तीसरा कि आप इसको ऑप्टिमाइज करोगे कि डेटा ज्यादा होगा, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ऑप्टिमाइजर यूज, तीन चीजें ये ऐड हो गया, ठीक है ना। और इसमें अगर एक और डिसएडवांटेज था क्या चीज, 8 से 10 एल्गोरिथम आपको याद रखनी पड़ती है ना। डीप लर्निंग में ये क्या है, सिर्फ आपको एक ही याद रखना है, ठीक है। और वो कौन सा, तो न्यूरल नेटवर्क, इजी हो गया। कहाँ 8 10 याद रखा था, अब एक ही याद, बस आपको इसको मैनिपुलेशन करना है, ठीक है। अब ये कि याद रख रहे हो तो एक ही जो हमारा मॉडल है यहाँ पे, ये एल्गोरिथम वो सारे काम कैसे करते हैं, ये भी तो आता है कि एक ही है न्यूरल नेटवर्क, तो ये सारे काम कैसे करते हैं, है ना। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा जो बार बार चेंज करेंगे, है ना। उस चीज को यहाँ पे बोलते हैं एक्टिवेशन फंक्शन, ठीक है। तो एक एक्टिवेशन फंक्शन इसके अंदर आएगा, ठीक है। और अगर मॉडल ओवरफिट हो जाता है आप यूज करते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीजें यहाँ पे दिखेंगी, ठीक है। एक न्यूरल नेटवर्क जो बनता है उसमें एक्टिवेशन फंक्शन होगा, लॉस फंक्शन होगा, कुछ ऑप्टिमाइजर्स होंगी, ओवरफिट होगा, फिर रिलेशन चीज, एक कॉल वैल्यू होता है, कॉल वैल्यू का सिंपल मतलब होता है कि ये अपने फीचर को सेलेक्ट करेगा, तो ये फीचर के सिलेक्शन के लिए कब तक लूप चलाएगा, जब तक उसको बेस्ट करना है ना। तो बेस्ट कैसे पता चलेगा, ये न्यूरल बेस की सारी चीजें, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मॉडल हमारा इंप्रूव होते जा रहा है, कितना इटरेशन चला है। तो इटरेशंस के बारे में मुझे बताना पड़ता है, ये फिर मैनुअली सेलेक्ट ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट करता है। जैसे मैंने बोल दिया कि अभी जो एक्यूरेसी है वो 70 है, ठीक है। अगेन दूसरा मॉडल बोला वो 72 बन गया, अगेन तीसरा मॉडल बोला 73 बन गया, अगेन तीस चौथा मॉडल बन रहा है वो 75 हो गया, मतलब हमारा इंप्रूव हो रहा है। तो ये जाते जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि मान लेते हैं ये 78 गया, फिर अगेन मॉडल आया, फिर 78 गया, फिर अगेन मॉडल आया 78.0.2 आया, फिर अगेन गया 78.05 आया। अब आप देखोगे तो यहाँ पे जो मॉडल की एक टाइम के बाद ज्यादा इंप्रूव नहीं, है ना। तो या तो आप क्या कर सकते हो मैनुअली देख के, दूसरा आप ऑटोमेटिकली लगाओ कि जहाँ पे हमारा क्या है 5 10 इटरेशन के बेस पे मॉडल अगर इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो 0%, या फिर बोल सकते हो कि अगर 1% से ज्यादा इंप्रूव नहीं हो पा रहा 3 4 बार में,
तो आप क्या करोगे, यहीं पे स्टॉप। तो यही कॉन्सेप्ट कहलाता है कॉलबैक, ठीक है। एंड देन कॉलबैक का मतलब क्या होगा कि जिसका लास्ट मॉडल यहाँ पे बनाया था, जो अच्छा मॉडल था, ये क्या करेगा आपके लिए, स्टॉप भी कर देगा ताकि कंपटीशन बन जाए। दूसरा, लास्ट अच्छा मॉडल इंप्रूव हुआ था वो आपको ला के देगा। तो ये सारी चीजें क्या रहेंगी आपका एक न्यूरल नेटवर्क के अंदर। तो यही कॉन्सेप्ट होता है जो आपको यहाँ पे देखिए। और ये सारी चीजें हैं क्या, मैथमेटिकल इक्वेशन है और कुछ नहीं। इसको एक साथ कंबाइन करोगे तो ये बिहेव करेगा किस तरीके से, एज ए ह्यूमन ब्रेन की तरह, ठीक है। तो कोई भी टास्क के बेस पे आप ह्यूमन ब्रेन के बेस पे करना चाहते हैं, यही है जो हमारा ह्यूमन ब्रेन काम करता है, ठीक है। तो यही चीज हम क्या करेंगे इस पे देखेंगे। फिर अब क्या होगा, दूसरा जो इसके बाद का टॉपिक है, कंप्यूटर विजन, ठीक है। मैंने बताया था अब इमेज के बेस पे कैसे काम करेंगे। तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, तो ज्यादातर हम यही करते हैं, या तो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करते हैं या तो क्लासीफाई कर सकते हैं, सेगमेंट कर सकते हैं। एंड देन प्रपोज। प्रपोज का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक कार एक्सीडेंट हुआ है, तो कहाँ कहाँ पे डेंट है वो मुझे दिखाना है। मशीन लर्निंग जैसे फोटो क्लिक करेंगे तो आपको बता देंगे कि यहाँ यहाँ डेंट है और इसके बेस पे ये पैसा लगेगा, इतना लगेगा, है ना। तो आपको तुरंत पता चल जा रहा है कि कितना खर्चा आएगा, है ना। ऐसे बहुत सारी कंपनीज है इस तरीके से provide करती हैं। तो ये क्या करता है कि आप कौन से रीजन में क्या है, डेंट है, क्योंकि आपने इसको क्या किया पहले से ट्रेन किया होगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर, तो जो ये ट्रेन है जहाँ पे तुम्हारा क्या होगा वैल्यू होगा उसी को डिटेक्ट करना है, तो उसी को बोलते हैं रीजनल प्रोपोजल टेक्निक्स। मुझे उसी रीजन पे फोकस करना है जो मेरे क्या बिजनेस प्रॉब्लम है। जैसे चालान कटता है ना। तो चालान में क्या होता है पूरे कार पे या फिर जितना बैकग्राउंड है वो पे, या फिर सिर्फ नंबर प्लेट, है ना। बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं होता, तो हम सिर्फ नंबर प्लेट पे फोकस करते हैं। तो यही होता है कि हम किसी एक रीजन पे ज्यादातर फोकस करते हैं, है ना। और उसी को हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। हाँ, तो वो भी हम क्या करते हैं इमेज के बेस पे करते हैं, जैसे नंबर प्लेट का हो गया आप इसी में कर सकते हैं। देन सेमेंटिक, सेमेंटिक का मतलब क्या होता होगा, सेमेंटिक, हाँ। जैसे मान लो क्या है कि मैंने यहाँ पे फोटो क्लिक किया, अब आपको बताना है कि यहाँ पे कितने ह्यूमन है, तो आप गिन के बता सकते हो। अगर मैं एक ऐसा एप्लीकेशन बना रहा हूँ जहाँ पे जैसे फोटो क्लिक करूंगा वहां पे बता देना चाहिए कि यहाँ पे 8 स्टूडेंट बैठे हैं, है ना। या तो ऊपर से क्या है पार्किंग सिस्टम है, तो जैसे मैं फोटो क्लिक करूंगा तो वहां बताना चाहिए कि कितने पार्किंग हो चुके हैं और कितना अभी भी खाली है ना। तो इससे क्या होता है ये रियल टाइम हमें डायरेक्शंस मिल जाता है। तो सेगमेंट आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, जब हमारे पास ड्राइवरलेस कार होते हैं उसमें क्या रहता है कि उसको कैसे पता चलता है कि सामने कार है या ह्यूमन है या फिर कुछ और भी चीजें हैं। तो वो इसी के बेस पे क्या करता है चीजें सेग्रीगेट करता है। क्या अगर इसका मैं इमेज दिखा दूं थोड़ा सा, तो आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओगे। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो कौन सी चीजें कितना एरिया कवर कर पा रहा है हम इससे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से क्या करता है चीजें सेग्रीगेट करता है, कि इस तरीके से सेग्रीगेट कर रहा है। तो ये अगर ऑरेंज कलर में है तो हमने वहां पे ट्रेन करके रखा है कि जो ऑरेंज कलर होगा वो ह्यूमन होगा, जो ब्लू कलर में होगा वो क्या होंगे कार्स होंगे। तो ये सारी चीजें क्या होता है डिसाइड, मतलब पहले से प्री ट्रेंड होता है मॉडल जब ट्रेन करते हैं तो, ठीक है। देन इसका और कहाँ पे यूज करते होंगे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि अलग अलग कलर के बेस पे इन्हें सेग्रीगेट किया और उसके बेस पे बता रहे हैं कि कौन सी चीजें क्या है। अब इसका ज्यादातर यूज होता है फोटो एडिटिंग में, ठीक है। आप बोलते हैं बैकग्राउंड रिमूव, तो उसको कैसे पता चलता है बैकग्राउंड कौन है। तो हमारे एलएलएम को पता है कि फोटोज में बैकग्राउंड किसको बोलते हैं। जैसे वो बैकग्राउंड देखते हैं अच्छा ये सारे बैकग्राउंड है, देन वो क्या करेगा आपने बोला रिमूव, रिमूव का मतलब उसको पहले से पता है, तो मतलब इसको वो सेगमेंट करेगा, सेगमेंट करने के बाद आपका ही फोटो रखेगा, बाकी चीजों को क्या करेगा रिमूव करके एक व्हाइट कलर या फिर जो भी कलर बोलोगे वो कलर डाल देगा उसकी जगह पे, एंड देन आपको वो फोटो रिटर्न करके दे देता है ना। तो आपको लगता है वो क्या हो गया बैकग्राउंड रिमूव हो गया, है ना। तो वो बेसिकली इसी तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो उस चीज को क्या बोलते हैं सेगमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होंगे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके लिए आजकल जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर यूज होता है वो आप देखोगे योलो का रहेगा। हम लोग स्क्रैच से देख रहे हैं तो इसके लिए CNN रहेगा, ठीक है। योलो है क्या, तो यू लुक ओनली वंस, मतलब ये प्री ट्रेंड मॉडल है जिसका आप यूज करोगे, ठीक है। ठीक है? और इसका ऑफिशियल साइट ये है। और ये बोल सकते हो 70% ओपन सोर्स है और 30% प्रीमियम है, ठीक है। तो आप उसका यूज कर सकते हो। जैसे इसका क्या है सॉल्यूशंस, कि ये जो ऑल्ट्रेक्स है वो योलो बनाती है अपने मॉडल और उसको यूज करते हैं किस लिए, तो इनका अलग अलग बिजनेस पर्पस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे सारे बिजनेस पर्पस इनका दिखेगा, ठीक है।
कि अभी कौन कौन से चीजों में काम कर चुके हैं। तो पहला देखोगे सॉल्यूशंस यहाँ पे दिख रहा है कि एनालिटिक्स वाले फील्ड में इन्होंने अच्छे से काम किया है, डिस्टेंस कैलकुलेशंस के बेस पे काम किया है, हीट मैप के बेस पे काम किया है, लाइफ इंटरफेरेंस के बेस पे किया है, ब्लरिंग के बेस पे काम किया है, देन ऑब्जेक्ट क्रॉपिंग के बेस पे काम किया है। सिंपली आप इस तरीके से ड्रॉप करते हो तो क्रॉप हो जाता है, इसका मॉडल वो अच्छे से कर सकता है। पार्किंग के बेस पे काम कर सकता है, जैसे पार्किंग का है एक, तो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है। देन सिक्योरिटी अलार्म कि ऑटोमेटिकली कोई भी बंदा आता है वो डिटेक्ट करके आपको मैसेज भेज देगा, है ना? वो सारी चीजें उन्होंने क्या किया, अच्छे से काम किया। तो आप इन्हीं का क्या कर सकते हो, मॉडल यूज कर सकते हो। ठीक है। जैसे टास्क में जाओगे ना, तो दिखेगा आपको टास्क ये दिख रहा है। तो आप डिटेक्ट कर सकते हो ह्यूमन है या नहीं। दूसरा सेगमेंट, सेगमेंट में क्या कर रहा है कि देखोगे कि ये टेप है तो टेप को अलग से कलर में दिखाया है, ये क्या है इंजेक्शन से उसको अलग कलर में, क्या इक्विपमेंट है तो उसको अलग कलर में सेग्रीगेट कर पा रहा है। तीसरा क्लासीफाई कर पा रहा है कि सेफ्टी इक्विपमेंट के बेस पे अगर कोई बंदा आ रहा है तो अगर वो सेफ्टी मेजर्स पे नहीं फॉलो कर रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, गेट ओपन नहीं होगा जब तक वो पूरे सेफ्टी मेजरमेंट में नहीं उतर जाता। तो ये सारी चीज हम यूज कर सकते हैं। तीसरा पोस्ट डिटेक्शन, जैसे आजकल सुना हुआ एआई ट्रेनर्स होते हैं, है ना? उसका काम क्या होता है कि आप किस तरीके से क्या कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, जिम कैसे कर रहे हो, कैसे पुशअप पुलअप कर रहे हो, वो सारा चीज रिकॉर्ड करती है और उसके बेस पे बताती है कि आप कहाँ पे किस तरीके से कर सकते थे, है ना? तो वो क्या करते हैं, पूरे बॉडी का पोस्चर्स को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करती है। तो बॉडी पोस्चर्स के बेस पे इसका काम कर सकते हो। देन ओबीबी होता है, मतलब ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के बेस पे। जैसे पार्किंग सिस्टम यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, कि आपके पास अभी कितने पार्किंग है और किसने सही से पार्क किया। अगर सही से नहीं पार्क किया तो उसके पास क्या होगा, अलार्म जाता रहेगा। जैसे आपने सही से पार्क कर दिया, बोलेगा ओके एंड देन अलार्म बंद। तो इससे क्या होगा कि आप मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हो, है ना? तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो ट्रैकिंग सिस्टम कि कौन सी चीजें क्या है। तो ये क्या होता है, ज्यादातर आप जो ऑनलाइन चलान बोलते हो वो इसी पे रहता है कि ये कार है, कार के बेस पे नंबर डिटेक्ट करते हो एंड देन उसके बेस पे सारी चीजें। ठीक है। तो ये क्या है, इन्होंने अपना एक पूरा लाइब्रेरी है जिसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। क्या आपको क्लासिफिकेशन यूज करना है, पोस्ट डिटेक्शन करना है, तो इसका आपको क्या दिखेगा, कोड एग्जाम्पल भी दिखेगा। ठीक है। तो ये क्या रहेगा, कंप्यूटर विजन के बेस पे रहेगा पूरा का पूरा। ठीक है। आप देखोगे ये ट्यूटोरियल है इसका, आप इसको भी क्या कर सकते हो, देख के यूज कर सकते हो। ठीक है। दूसरा डायरेक्टली आप कोड भी यूज करना चाहते हो तो ये पूरा कोड है। ठीक है। तो आप इसका डायरेक्टली कोड यूज करोगे और ज्यादातर देखोगे पाइथन में ही है। ठीक है। तो आप यूज कर सकते हो। ठीक है। तो इसका क्या हो गया, कंप्यूटर विजन के बेस पे। और जो बेसिक लाइब्रेरी होगी वो ओपन सीवी होगा। ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे। अब इसमें इमेज के बेस पे देखोगे, वीडियो के बेस पे देखोगे। एक ओसीआर टेक्निक होता है, सुना है? नहीं सुना? ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या काम रहता है उसका? हम्म, जैसे मान लो ये क्या हमारा गूगल है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे एक देखोगे सर्च बाय इमेज है ना? तो इसमें आप कोई भी इमेज क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। तो मैं एक अपलोड कर लेता हूँ कोई भी इमेज। कोई इमेज है LLM ट्रेंड PH, मान लेते हैं इसी को मैंने अपलोड कर दिया, है ना? चलो, ठीक है। अब इसमें ये आ गया, इसको मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, ये आ रहा है। आप देखोगे इसमें ऑटोमेटिकली टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है, जैसे आप लोगों ने भी चीटिंग की होगी, है ना? तो फोटो क्लिक करते हो और उसमें सिर्फ क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट करते हो और पास कर देते थे, है ना? तो वो इमेज में से टेक्स्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करता है, कैसे करता होगा, और उस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, कि आपके इमेज में कहीं भी अगर टेक्स्ट है तो वो ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेगा, है ना? तो आप उसके लिए क्या करते हो, ओसीआर सॉफ्टवेयर यूज करते हो, है ना? तो बाय डिफॉल्ट ये ओसीआर सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर इनबिल्ट होगा, है ना? इसी तरीके से जो आप यूज कर रहे थे वो भी क्या था, चैट जीपीटी में भी ओसीआर रहता है, उसके बेस पे वो क्या करता है, चीजें रिकॉग्नाइज करता है ना? तो ओसीआर कैसे काम करता है वो देख सकते हैं। ठीक है। तो बेसिक ओसीआर होता है जो फ्री रहेगा, वो पाइटेसरेट रहता है, वो यूज करके देखेंगे। फिर आता है मीडिया पाइप। ठीक है। अगर आपको फेस के बेस पे, पोज के बेस पे, डिटेक्शन के बेस पे सारा काम करना है तो ये ओपन सोर्स है, योनो भी ओपन सोर्स है, लेकिन मेरा क्या है इसमें 70-30 का रेशियो रहता है, कुछ चीजें फ्री मिलेगी कुछ नहीं मिलेगी। उसकी एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है अभी तक। ठीक है। उसी का अगर आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल वर्जन यूज करना चाहते हो तो मीडिया पाइप होता है। ठीक है। कि जो योलो में जितना भी काम दिखाया ना, तो योलो का सारा काम तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ बॉडी से रिलेटेड, बॉडी पोजिशन के बेस पे ये काम कर सकते हैं। तो आपको फेस रिकॉग्नाइज करना, हैंड मूवमेंट को गेस्चर करना है, रिकॉग्नाइज करना, मूवमेंट को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। तो ये सारा काम आप मीडिया पाइप में कर सकते हो। ये गूगल का ओपन सोर्स प्रोजेक्ट था जो यूज करते हैं। ठीक है। तो आप इसका यूज करके काम करेंगे।
ठीक है, तो इसके बेस पे एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, देन फिर आएगा कि ये चीजें क्या है, सिर्फ रिकॉग्नाइज करेगी, एक्यूरेसी नहीं बताएगी। तो एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव करेंगे, एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव करेंगे, तो मुझे मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा कि ये मेरा क्या काम है, ये मेरा डेटा है, अब इसके बेस पे क्या करो, तो मॉडल को इंप्रूव करो, है ना। तो जब हम एनएन को क्या करें, सिर्फ इमेज के लिए काम करवाएंगे, तो वही सीएनएन बन जाएगा। ठीक है, तो एनएन के लिए जब हम काम करते हैं सिर्फ इमेज बेस के लिए, तो वो सीएनएन के बेस पे होगा। तो सीएनएन का आर्किटेक्चर होता क्या है, सीएनएन काम कैसे करता है, जैसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क दिखाएंगे, ए एन एन न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो ये इमेज है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, न्यूरल नेटवर्क है, जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बोलते हो। ठीक है, ये क्या करता है कि सारे डेटा के लिए काम करेगा, लेकिन एक्यूरेसी उतनी नहीं देगा, है ना। तो इसी चीज को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, सीएनएन में। सीएनएन वर्सेस क्या था, एक ए एन एन। अगर इमेज मिल गया तो मिल जाएगा, यहीं पे हम ये रहा एक इमेज। कोई नहीं, सारा चीज करेंगे, बट थोड़ा सा बता दे रहे हैं आज। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा क्या है? और कोई भी आरएनए में क्या होता है, प्लस होता है, सीएनएन में क्या होता है कि इमेज होता है ना। और इमेज में सबसे पहले क्या होगा, फीचर्स। तो आप सब पूरा का पूरा फोटोज पास कर दोगे, तो मान लो आपका जो फोटो है वो 28 बाई 28 है, तो इसका पूरा का पूरा साइज कितना होगा, 784, है ना। 28 बाई 20 784 होता है, मतलब आपके पास जो डेटा बनेगा सिर्फ एक इमेज का 784 क्या बनेगा, इस तरीके से डेटा बनेगा। ये मतलब एक ही रो में बनाओगे तो इस तरीके से अलग अलग रोज बनेंगे इस तरीके से। और अगर आपने कोई एच डी फोटो ले लिया 1020 तो क्या होगा, ये बहुत ज्यादा पिक्सल हो जाएगा, है ना। और जितना ज्यादा पिक्सल रहेगा फिर जितना ज्यादा ये बनेंगे, क्योंकि ये जितना ज्यादा क्या है रोज बनेंगे उतना ज्यादा कंप्यूटेशन लगेगा, और जितना ज्यादा कंप्यूटेशन फिर उतना ज्यादा स्लो हो जाएगा, है ना। क्योंकि डीप लर्निंग में क्या होता है, पैटर्न रिकॉग्नाइज किसी को खुद से करना होता है ना। तो पैटर्न रिकॉग्नाइज कैसे वो सही से करेगा, जब इसके पास नंबर ऑफ ट्रेनिंग डेटा सेट बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, जितना ज्यादा डेटा होगा उतने अच्छे तरीके से पैटर्न देख पाएगा। अगर डेटा कम है तो पैटर्न नहीं देख पाता, तो फिर वहां पे क्या देगा, फॉल्स एक्यूरेसी देगा, मतलब आपको सही से बता ही नहीं पाएगा क्या चीज है क्या नहीं। तो हम क्या करें, ये मान लो इमेज है, अब इसको मुझे रिड्यूस करना है साइज को, तो कैसे करेंगे, कोई भी इमेज को रिड्यूस कैसे करते हैं साइज को, गवर्नमेंट का अप्लाई करते हो तो क्या करते हो, पहला कंप्रेस करते हो, दूसरा क्रॉप करते हो, है ना। तो यही चीज यहाँ पे भी करेंगे, पहला आप क्रॉपिंग के बेस पे काम कर सकते हो, है ना। मान लो क्रॉपिंग किया तो ज्यादातर तो हटेगा नहीं, है ना। फिर दूसरा हम क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होगा उसको रखेंगे, और जो अनइम्पोर्टेंट फीचर्स होगा उसको हटाते जाएंगे। तो कैसे हटाओगे, तो इसमें कॉन्सेप्ट होता है फिल्टर का, हम लोग देखेंगे। तो बीच बीच में हम फिल्टर ऐड करते हैं, ठीक है। फिल्टर ऐड करेंगे, फिल्टर से क्या होगा, कुछ डेटा हटेगा, फिर उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे, फिर अगर रिड्यूस करेंगे तो फिल्टर करेंगे, रिड्यूस करेंगे। एक टाइम ऐसा है कि मुझे लगता है कि हाँ इतना मिनिमम होना ही चाहिए, है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं कि नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क डाल देते हैं ये वाला। ठीक है, तो मतलब आपका जो फीचर सिलेक्शन का स्टेप ही हुआ, ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ, है ना। एंड देन ये क्या था, ये तो तुम्हारा नॉर्मल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है ना। और ये जो ऐड करे वो कन्वेंशनल लेयर हो गया, है ना। तो ये दोनों को कंबाइन करते तो वही होता है कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, क्योंकि इमेज है इसलिए इतना काम करना है। ठीक है? वही चीज टेक्स्ट के बेस पे होता है। तो टेक्स्ट में क्या होता है ना, मेमोरी बेस, कि अगर आपका नेक्स्ट वर्ड क्या होगा वो प्रीवियस वाले वर्ड पे डिपेंड करता है ना। तो क्या करते हो, प्रीवियस वाला वर्ड भी आपको बार बार याद रखना पड़ता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, रिकरेंट, कि पुराना जो डेटा था वो भी याद रखना है और जो करंट में आया वो भी याद रखना है। इसीलिए इसका नाम होता है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, अब एलएसटीएम भी इसी का एडवांस होता है। ठीक है, एलएसटीएम का फुल फॉर्म क्या हो सकता है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, अगर आप एक पैराग्राफ पढ़ते हो सकता है स्टार्टिंग के 4 लाइन पढ़ोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, 2 लाइन जब पढ़ते हो तो पूरा क्लियर हो जाता है ना। मतलब स्टार्टिंग के कुछ चीजें थे तो जो आपको याद रखने की जरूरत है, लास्ट की कुछ चीजें, या तो फिर क्या करते हो, स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स को कनेक्ट करते हो, लास्ट के 2 वर्ड्स को कनेक्ट करते हो, तो पूरा स्टोरी समझ में आ जाता है।
है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, क्योंकि हम लोग समझ समझ पा रहे हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से यहाँ पे भी हो, क्यों, क्योंकि अगर लॉन्ग हम लिखते हैं इसमें आरएनएन फेल हो जाता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा 100 न्यूरल नेटवर्क के बेस पे एक्यूरेसी दे सकता है, अगर उससे ज्यादा ऐड कर दिया तो वो नहीं कर पाता मेमोरी, पुरानी वाली चीजों को भूलने लगता है। ठीक है, मतलब जो उससे पुराना वाला वर्ड था वो नहीं स्टोर कर पाता, तो क्या होगा, दिक्कत होगी कि मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट चाहिए था। तो इसमें हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरी रखते हैं, कि आप क्या करते हो, एक शॉर्ट टर्म बनाते हो और उसका एक शॉर्ट बनाते हो, शॉर्ट को फिर क्या करते हो, लॉन्ग में डाल देते हो, फिर अगेन आगे वाले पैराग्राफ को पूरा पढ़ते हो, उसमें से क्या करते हो, समराइज निकालते हो, फिर उसको स्टोर करके रखते हो, इस तरीके से करते जाते हैं। देन फाइनल में क्या करते हैं, जो फाइनल का शॉर्ट था और बाकी सबका लॉन्ग था, उसको कंबाइन करके हम क्या करते हैं, फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं। तो इसीलिए इसमें एलएसटी। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होंगी, मॉडल के पीछे। अब इसमें भी देखोगे ना, तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा जो ऐड है, ये भी न्यूरल नेटवर्क है, ये भी न्यूरल नेटवर्क है, ये भी न्यूरल नेटवर्क है। इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड है, ये खुद को क्या कर रहा है, बार बार पास कर रहा है, तो मेमोरी आपको मैनेज करना होता है। इसमें भी क्या कर रहा है, ये भी खुद को पास कर रहा है, लेकिन दो लेवल पे मेमोरी पास हो रहा है, एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो ये सारे क्या है, आपके न्यूरल नेटवर्क के बेस में। ठीक है, तो ये आप इस पे देखोगे, समझ में आया? फिर नेचुरल लैंग्वेज जो हमारा आप बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपको बताया मशीन्स नंबर समझती है, टेक्स्ट नहीं। चैट जीपीटी तो टेक्स्ट समझती है। कैसे यूज किया है ना चैट जीपीटी, कभी सोचा नहीं कि चैट जीपीटी में हम टेक्स्ट पास करते हैं, टेक्स्ट में आंसर करता है, लेकिन हमें पता है कि कोई भी मशीन टेक्स्ट नहीं समझता, वो नंबर समझता है, और वही नंबर में क्या, हम्म, समझदार है। हाँ, तो इसीलिए तो बोल रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसको उतना समझदार बनाया किसने। अच्छा जी, किसी और ने बनाया, अपना नाम मत दो। हाँ, तो इंसान कई तरह के होते हैं, क्रेडिट मत ले लो, झूठ मूठ का भी सीखना स्टार्ट किए हो। ठीक है, तो जो हम क्या करते हैं, जो टेक्स्ट होगा वो नंबर में कैसे कन्वर्ट होता है, वो पूरा प्रोसेस यहाँ पे देखोगे। ठीक है, तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्री प्रोसेसिंग या फिर प्रोसेसिंग बोलते हैं, कि एक नंबर टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट होगा। ठीक है, चैट जीपीटी कैसे कन्वर्ट करता होगा, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, मशीन ट्रांसलेशन कैसे होगा, सीक्वेंस डेटा कैसे मैनेज होता है, वो सारी चीजें। बाकी टेक्स्ट के बेस पे आपको पता है न्यूरल नेटवर्क आरएनएन अच्छे से काम करता है, तो उसका देख लोगे। देन एक बेसिक चैटबॉट बना सकते हो। ठीक है, रासा के बेस पे, रासा क्या है, एक अलग से बोल सकते हो, लाइब्रेरी है। ठीक है, टाइम सीरीज, टाइम सीरीज डेटा क्या होता है, कि हम टाइम के बेस पे ज्यादातर काम करते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट और वेदर फोरकास्टिंग, ये दो चीजें होती है जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो यही दो इन्होंने क्या किया, प्रोजेक्ट के बेस पे लास्ट में दे दिया है। ठीक है, तो ये दोनों प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं हम लोग। इसके अलावा इन्होंने ऐसा कुछ प्रोजेक्ट नहीं दिया, एक चैटबॉट का प्रोजेक्ट दिया है और कुछ नहीं दिया है। ठीक है? बाकी इसमें जितनी भी चीजें होंगी, मैं थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल ज्यादा से ज्यादा आधे एक घंटे का होगा, उसका सारा प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल जैसे मान लो ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें आधे से एक घंटे का क्या होगा, थ्योरेटिकल होगा, बाकी फिर प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, फिर इसमें भी क्या होगा, एक घंटे का थ्योरेटिकल फिर प्रैक्टिकल, इस तरीके से सारी चीजें चलेंगी। ठीक है, थ्योरेटिकल में मैथ्स पार्ट बताता जाऊंगा, एक्सप्लेन करता जाऊंगा, चीजें दिखाता जाऊंगा। ठीक है, अब चीजों को मैनुअली यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, और इसके बाद तुरंत कोड भी दिखा देंगे। ठीक है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, जेन का कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है ना, उसके लिए मुझे टाइम चाहिए होगा, तो इसी बेस से क्या करना पड़ेगा, वो टाइम लाना पड़ेगा। तो उसके बाद, इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट रहेगा, जो पर्सनली यहाँ पे रहेगा, तो जेनआई के बेस पे रहेगा। ठीक है, जेनआई में कौन कौन सा टॉपिक, तो पहला एलएलएम। ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल बिना ट्रेन किए हुए कैसे यूज करना है, तो वो यूज करेंगे। उसके लिए सबसे बेसिक रहता है कि आपको अगर ऑनलाइन यूज करना है, तो हगिंग फेस यूज करें। ठीक है, एक वेबसाइट है, उसका यूज करेंगे। ठीक है, इधर देख लो कि अगर आपको मॉडल नहीं बनाना है, आप डायरेक्टली क्या करोगे, एलएलएम से स्टार्ट करोगे। एलएलएम क्या है, तो मॉडल, प्री ट्रेन मॉडल आपको मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उसके लिए जो पहला वेबसाइट है ओपन सोर्स का, वो हगिंग फेस है। ठीक है, उसमें से मॉडल इंपोर्ट करो, यूज करना स्टार्ट, इसके लिए डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा, आपको लोकली बनाना है जहाँ पे सिक्योरिटी मेजर रहता है, तो आप क्या कर सकते हो, ओलामा का यूज कर सकते हो। ठीक है,
हगिंग फेस में भी क्या आता है, डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन होता है, ऑनलाइन और डाउनलोड। तो ये कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद होता है कि आपने मॉडल तो डाउनलोड कर लिया। अब मॉडल को हम क्या करते हैं, कमांड देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, प्रॉम्प्ट्स। तो आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का थोड़ा सा बता देंगे, ठीक है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता क्या है, 11 बजे के क्या कॉम्बिनेशन चलेगा। देखो, एल्गोरिदम स्क्रैच से हम लोग नहीं डालेंगे। हो सकता है कोई प्रोजेक्ट बना रहेगा, हम उसको दिखाएंगे और उसका स्टेप बाय एक्सप्लेन करते जाएंगे, इसमें हमारा टाइम कम लगेगा। बाकी कोई भी एरर आएगा उसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, एनएन का स्क्रैच मतलब प्रॉपरली चलेगा वो, ठीक है। क्योंकि उसी का में क्या कि चेंजेस, 3 मॉडल है जो आपका चलेगा। पहला एनएन थोड़ा अच्छे से बताएंगे, सीएनएन अच्छे से बताएंगे, एक्स आरएनएन और एलएसटीएम ये अच्छे से बताएंगे, ठीक है। ये स्क्रैच से, और इंटरव्यू में पूछा भी जाता है तो कभी कभी इसी के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद जो आता है ना वो सिक्वेंशियल आता है, ठीक है, जिसको आप हम लोग बोलते हैं अटेंशन मैकेनिज्म। उसका आपको मैं थियोरेटिकल पार्ट थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि इसमें ना कंप्यूटेशन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है कि एक चैट जीपीटी कैसे कैलकुलेट करता है वो अटेंशन मैकेनिज्म का। तो इसमें हम क्या करेंगे, थियोरेटिकल जाएंगे, जैसे इनकोडिंग सिस्टम क्या होता है, डिकोडिंग सिस्टम क्या होता है, अटेंशन क्या होगा, देन ट्रांसफॉर्मर्स क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन का जो होगा, ट्रांसफॉर्मर्स का उसका आर्किटेक्चर थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा थियोरी चलेगा, 1 2 3 4 अरे 5 के बेस पे थियोरी रहेगा, जो पूरा मैथमेटिक्स है, ठीक है, कैसे ये 5 होगा। और भी चीजें थी बट हमने रिड्यूस किया है, ठीक है। पिछले वाले बैच में बताया था, बट क्या है कि वही ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट टेक्निकल नहीं है, और तीसरा जब टेक्निकल आजकल ज्यादा पूछा ही नहीं जा रहा था फिर पढ़ाने का तो, क्योंकि मुझे जानना है एलएलएम आजकल क्या है, फाइन ट्यूनिंग का। तो ये क्या हो गया, प्रॉम्प्ट के बेस पे आपको आना चाहिए, प्रॉम्प्ट के बेस पे भी क्या होता है, फाइन ट्यूनिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा, एलएलएम, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और फाइन ट्यूनिंग, ठीक है, ये करेंगे। अब ये क्या हो गया, फ्री वाले में हो गया। आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, प्रीमियम वाला, कि मुझे चैट जीपीटी का यूज करके अपना मॉडल सॉल्व करना है। तो प्रीमियम में क्या होता है, एपीआई, तो चैट जीपीटी और एक क्या था, जेमिनाई और ग्रॉक, और एक हमारे पास रहेगा क्लाउड। ये 4 होते हैं जो कंपनी आजकल मांगती है। तो इसको एपीआई के साथ कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, देन उसके बेस पे फाइन ट्यूनिंग कैसे कर सकते हैं, तो ये रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी हम लोग ने ऐड किया, आप देखते हैं कैसा रहता है, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस समझ में आया, ठीक है। तो 5 मिनट ब्रेक, ब्रेक दे 5 मिनट। हम्म, कोई नहीं, बस थोड़ा सा न्यूरल नेटवर्क दिखा देते हैं और स्टॉप कर देते हैं क्लास, समझा। 1 बजे, 1 बजे, 1 बजे होगा। हाँ, नहीं 1:30 बजे स्टार्ट किया था, स्टूडेंट आज लेट से आए ना तो इसलिए 11:30 बजे, 11:30 बजे, 11:30 बजे आप आए थे। क्या चल रहा था, क्या चल रहा था। हम्म, तुम्हारी है नहीं, जब उनकी क्लास पहले से ही चल रही है ना, उसकी क्लास है क्लाउड की, ठीक है। तो इन फ्यूचर सारा सिस्टम अगर क्लाउड में ले जाना चाहोगे तो आपको क्लाउड आना चाहिए, है ना। तो अलग तो आप लोगों को बताएंगे नहीं, वो फुल स्टैक वालों के लिए। तो अगर आपको वहां पे भी आना रहेगा तो आ सकते हैं, उनका टाइम पहले से सेट हो गया ना। हम्म, तो मैंने टाइम आप लोगों से पूछा था, अगर याद होगा तो। अच्छा मैंने अच्छा 12:30 से 1 कर दिया था ना, मुझे याद आ गया, 12:30 मैंने किया था, है ना। हम्म, 3:30, फिर मैं चला जाता हूँ ना। हम्म, देखो 1 मंथ के लिए एडजस्ट कर सकते हो तो अभी कर लो, नेक्स्ट मंथ में कर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट मंथ उसका खत्म हो जाएगा, ठीक है। 10 15 तारीख तक उसका खत्म हो जाएगा नेक्स्ट मंथ का, फिर आराम से जो भी चलेगा आपका 11 बजे से रहेगा।
क्या हो जाएगा? नहीं। ठीक है, चलो एक 5 मिनट तो दो, इतनी जल्दी देख रहे हो? आने की जल्दी नहीं होती, जाने की बस जल्दी हो जाती है। चलो ठीक है। नहीं, एक बार ओवरव्यू, बाकी चीजें आप क्या करोगे, थोड़ा सा पढ़ के आओगे ना, इसीलिए। ठीक है, तो ये डीप लर्निंग का था। ठीक है, बाकी ये पीडीएफ में मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, बस इधर देख लो। चलो इधर देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो थोड़ा सा देखेंगे बेसिक लेवल पे, टेंसर फ्लो, केरास और पाइटॉर्च का देखेंगे। ठीक है, और न्यूरल नेटवर्क क्या होता है और उसके टाइप्स का। ठीक है, एआई के कंपोनेंट आपको दिख रहे होंगे, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, सॉरी एनएलपी, कंप्यूटर विजन और रोबोटिक्स का था, है ना? अब मैंने यही चीज डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा तो। याद है? ये जॉब रोल के बेस पे है और ये टेक्नोलॉजी के बेस पे है। ठीक है, आपने मशीन लर्निंग पढ़ा था। ठीक है, मशीन लर्निंग को और डीपली जाते हैं तो डीप लर्निंग होता है, जिसको न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिक ये मैथमेटिकल पार्ट होता है। उसके बाद क्या करते हो, इसको इम्प्लीमेंट करते हो, तो ये हमारा डीप लर्निंग हो गया। डीप लर्निंग के बाद क्या रहेगा, जेएनआई रहेगा। ठीक है, जेएनआई के अंदर ही क्या रहेगा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल होगा और ट्यूनिंग का होगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर्स होंगे, एलिजेशन होगा, देन आपको मॉडल इंप्रूवमेंट होगा, और इसके अलावा जो टूल्स होंगे, ये सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या आना चाहिए, फाउंडेशन मॉडल्स आने चाहिए। ठीक है, और आने का मतलब क्या होता है कि बेसिक लेवल पे पता होना चाहिए, और इसमें इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मर्स का रहेगा। ठीक है, ये चीज डिस्कस किया था अभी। इसके अलावा बता दिया, एआई एमएल और डीप लर्निंग में डिफरेंस पता चलोगा। अच्छा, एआई होता क्या है, जल्दी से बताओ जाने से पहले। एआई वर्सेस एमएल वर्सेस डीएल। एमएल इज अ वे टू क्रिएट और ट्रेन अ मॉडल, है ना? और डीप लर्निंग, है ना, मशीन लर्निंग मैंने बता दिया। डीप लर्निंग क्या हो सकता है? डीप लर्निंग इज ऑल्सो अ मशीन, क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग पार्ट्स ऑफ एमएल वेयर वी कैन इंक्लूड फीचर एक्सटेंशंस इटसेल्फ बाय द मॉडल। ठीक है, तो वहां पे ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, तीसरा एआई क्या होगा, एआई का, एआई क्या होगा, इट इज अ फाइनल मॉडल विच हैव यूज एज अ रियल वर्ल्ड। ठीक है, सिंपली आप पास करते हो प्रॉम्प्ट, आंसर करता है, प्रॉम्प्ट पास करता है, आंसर करता है, वही हमारा एआई होता है जो आप फाइनली यूज करते हो। ठीक है, तो एआई हमारा क्या है, फाइनल प्रोडक्ट होता है जो हम यूज करते हैं। ठीक है, बाकी उसको क्रिएट करते हैं वो डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग है। ठीक है, तो ये डिफरेंस याद रखना है। तो ये पूछेगा एआई होता क्या है, तो क्या बताओगे? हम्म, तो बताओ ना जल्दी से, व्हाट इज एआई, जल्दी से बताओ। बताओ कृष्णा, तुम ही बताओ। वैसा अगर स्ट्रक्चर्स वे में बोले तो क्या बोलेंगे? तो इसमें क्या सिंपल बोल सकते हो कि इट इज अ सॉफ्टवेयर और इट इज अ इंटेलिजेंस विच इज वर्क विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशंस। ठीक है, ये क्या रहेगा, एक इंटेलिजेंस रहेगा जो बिना ह्यूमन इंटरवेंशंस के काम करेगा और रिस्पॉन्स करेगा आपके इनपुट का। ठीक है, जैसे आपने कुछ भी पूछा तो वहां पे कोई भी ह्यूमन नहीं बैठा है आपके आंसर को करने के लिए, तो वो कौन आंसर कर रहा है, तो मशीन से आंसर कर रहा है। तो मतलब ये मशीन इंटेलिजेंस से आप आंसर ले रहे हो, तो वही हमारा क्या होता है, एआई होता है। नहीं, इमोशनली इंटेलिजेंस कब होता है, जब आप उसके प्रॉम्प्ट में लिखते हो। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर मैंने लिखा कि प्रॉम्प्ट में कि आपको एक इमेज जनरेट करना है, ठीक है, ह्यूमन का, ठीक है, जनरेट करके वो रैंडम दे देगा। अब आप वहां पे क्या करते हैं, इमोशंस भी अटैच कर सकते हैं कि यू कैन जनरेट अ ह्यूमन फेस विथ फियर। तो फियर क्या हो गया, इमोशंस हो गया, तो वर्ड के बेस पे वो इमोशन कैप्चर करता है।
तो आप क्या करते हो, जैसे वर्ड डालोगे ना उसके बेस पे वो समझेगा कि हाँ आप इसमें क्या करना चाहते हो, ये चीजें ऐड करना चाहते हो, है ना। इस तरीके से आजकल काम करता है। ठीक है। हम्म। तो कन्वर्सेशनल एआई और जेन एआई में क्या डिफरेंस होगा? कन्वर्सेशनल एआई में होता है आप जो पूछोगे उसके बेस पे प्री ट्रेन जो आंसर रहेगा वही करेगा, है ना। जैसे मॉडल हम लोग यूज कर रहे थे क्लासिफिकेशन में कि ये वैल्यू होगा नहीं होगा, या फिर यही वैल्यू होगा, इस तरीके से क्या था क्लास में देता था। अब हम जो भी एआई यूज करते हैं उसमें क्या रहता है कि वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्स में आंसर क्रिएट करके देता है ना। मतलब वो चीजें जनरेट कर पा रहा है ना। तो इसके अंदर एआई के साथ हमने क्या किया है, जेन भी यूज कर दिया है ना। जेन बोल सकते हैं एक तरीके से। तो ये कॉन्सेप्ट है आजकल हम लोग क्या है, ट्रेडिशनल एमएल, जेन आई, देन एजेंटिक। ठीक है। तो अभी हम जो एरा पे हैं ये क्या है, जेन आई का और एजेंटिक का है। ठीक है। एमएल क्या हो गया, ट्रेडिशनल हो गया। ट्रेडिशनल किसको बोलते हैं, जो पुराना हो गया लेकिन अभी भी यूज करते हैं। ठीक है। देन कंपोनेंट यहाँ पे दिखेंगे जो हमने बताया वही सारी चीजें हैं। ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन पार्ट है, एंड देन चीजें। अब यहाँ पे तुम्हारा एक बेसिक रहेगा, इसको बता देते हैं फिर आज का क्लास यहीं पे। ये बताओ, ये चीज समझ में आ रहा है क्या है ये? तो न्यूरॉन कैसे काम करता है? तो सबसे पहले ये क्या हो गया, ये हमारे डेंड्रॉइड्स होते हैं। तो डेंड्रॉइड्स का काम क्या होता है? डेंड्रॉइड्स का काम क्या होता है? या तो डेटा, तो यहाँ से सिंपली बोल सकते हो ये डेटा लेता है ना। ये इनपुट हो गया इसका, इनपुट जो डेटा लेगा, है ना। जब भी आप कहीं पे क्या करते हो, कहीं पे कुछ भी देखते हो तो ये फिर क्या रहता है, ये इनपुट जाता है। तो हमारे पास जो सेंसर्स होते हैं उसको थ्रू जाते हैं, तो ये डेंड्रॉइड के पास जाएंगे। अब ये क्या करेगा, ये आपके ब्रेन के पास या स्पाइन के पास लेके जाएगा, है ना। तो ये इतना सारा डेटा इन्होंने कलेक्ट किया, 5-6। अब इसको ये क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। तो प्रोसेस करने के लिए क्या करेगा, सबसे पहले कंबाइन करेगा, है ना। तो हमारे ब्रेन में जो चीजें इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है किस फॉर्म में करती है, लाइट के फॉर्म में, स्पीड में, इलेक्ट्रिक के फॉर्म में, है ना। कभी कभी देखते हैं ना झटका लगता है, या फिर जो पागल हो जाते हैं उसको क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक झटका देते हैं, ताकि किसी तरीके से उसका ब्रेन ठीक हो जाए, है ना। तो उसमें क्या रहता है, जो न्यूरल नेटवर्क रहते हैं ना, जो डेड सेल रहते हैं उसको क्या करते हैं, रीजनरेट करने का काम करते हैं, है ना। तो इसमें बेसिकली ये करंट के फॉर्म में ही करता है। तो इसको क्या करता है, आपस में कंबाइन करके करंट का फॉर्म देता है। ठीक है। तो ये करंट क्या होता है, आगे पास होता है हमारे ब्रेन में। ठीक है। तो ब्रेन में कैसे पास होता है, एक्सॉन के थ्रू, और ये सारी चीजें होती हैं, है ना। ये ब्रेन में जाता है, वहां से कंप्यूट होता है, और हम सोचते हैं, देन फिर क्या आता है, रिस्पॉन्स आता है। रिस्पॉन्स के बेस पे हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, है ना। तो सेम चीज हमने क्या किया, मशीन्स के लिए भी सोचा है कि अगर सेम काम मशीन्स कर पाएगा तो मशीन्स क्या करेगा, ह्यूमन की तरह सारे काम कर सकता है, मतलब सोच सकता है। तो वही चीज हमने क्या किया, इसी का एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना दिया। ठीक है। जो हमारा ब्रेन जिस तरीके से काम कर रहा है उसी का क्या मैंने क्या कर दिया, एक इक्वेशंस बना दिया। तो सबसे पहले क्या था, डेंड्रॉइड्स थे। डेंड्रॉइड्स का काम क्या था, इनपुट लेना। तो हमने क्या किया, एक इनपुट का बना दिया। ठीक है। जैसे मान लो आपके पास क्या रहता है, सीड रहता है, X1 X2 X3 X4। तो इसको मैंने यहाँ पे ऐसा इनपुट पास कर दिया। ठीक है। अब इसके साथ क्या रहेगा कि कौन सा इनपुट को कितना वेटेज देना है, वो भी हम क्या क्या करते हैं, खुद से डिसाइड करते हैं। मतलब हमारा ब्रेन क्या होता है, खुद से डिसाइड कर लेता है हमारा ह्यूमन। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग एक वेट देते हैं कि कौन से डेटा का कितना वेटेज होना चाहिए। ठीक है। एंड देन सबको क्या करते हैं, समेशन। समेशन का मतलब क्या हो गया, कंबाइन, है ना। और बाहर से कोई फैक्टर ऐड करते हैं ताकि हम इसको मैनिपुलेट कर सकें, क्योंकि अपने आप तो होगा नहीं, तो हमें ही करना पड़ेगा। तो मैनिपुलेट कर सके थोड़ा सा, तो बायस ऐड करते हैं ताकि ओवरफिट ना हो। अब इसको हम क्या करते हैं, आगे पास करते हैं, है ना। अब इसमें आता है कि आगे पास कर रहे हैं तो उससे पहले बताना पड़ता है कि किस टाइप का आप आगे जाके इन्फॉर्मेशन पास करना चाहते हैं, है ना। तो इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे फंक्शंस यूज कर लेते हैं कुछ, जिसका काम होता है कि ये किस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है आगे जाके, है ना। उसी चीज को बोलते हैं एक्टिवेशन फंक्शंस। ठीक है। इसी से डिसाइड होता है कि ये लीनियर प्रॉब्लम सॉल्व करेगा कि नॉन लीनियर। ठीक है। अब ये जैसे आगे पास होगा एंड देन आपको रिजल्ट देगा, जैसे रिजल्ट दे दिया, और वही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, है ना। तो यही हमारा क्या है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है। ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू बना, इसका इक्वेशन क्या बन सकता है, बता सकते हो? कि मान लो मेरे पास क्या 3 वैल्यूज हैं। ठीक है। अब इसके बेस पे मुझे इक्वेशन बनाना है, तो कैसे बनेगा, एक फाइनल एक वाई है, तो वाई की क्या लिखेंगे, वाई इक्वल टू X1 W1, ये मल्टीप्लीकेशन होता है, प्लस X2 W2 प्लस X3 W3, है ना। और ये किसका इक्वेशन है,
लाइन का इक्वेशन है ना। आपको पता चला कि जो हमारा ब्रेन है वो सिंपल है एकदम, लाइन इक्वेशंस पे ही काम करता है ना। बस उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐड करते हैं कि जो y की वैल्यू आई, अब उसको हम क्या करते हैं कि किस तरीके से उसमें कंट्रोल करना है, तो उसको एक एक्टिवेशन फंक्शंस के अंदर पास कर देते हैं y, ठीक है, ताकि रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग क्या हो, थोड़ा सा बिहेव करे। जिसके अंदर पास कर देते हो और देन हमारा क्या होता है, एक्चुअल जो प्रेडिक्शन होता है हुआ, ठीक है। तो इसी चीज को मैंने क्या किया, विजुअल फॉर्म में दिखाया और इसी चीज को हमने इक्वेशंस बना दिया, ठीक है। और ये जो इक्वेशंस बना रहे हो, यही हमारा होता है न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। और ये क्या है, आर्टिफिशियली हम लोगों ने बनाया है, किससे, तो इक्वेशंस के थ्रू, है ना। तो ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से हमारे पास कितने न्यूरॉन्स होते हैं, एक काम को सॉल्व करने के लिए कितने न्यूरॉन की हेल्प लगती है, तो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स रहते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, मिलियंस ऑफ यहाँ पे रहता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हमें भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक से तो काम नहीं चलेगा, तो कितने लगाने पड़ेंगे, रोट लगाने पड़ेंगे, है ना। तो इसी को जब हम कंबाइन करते हैं तो वही हमारा होता है मल्टीपल परसेप्ट्रॉन न्यूरल नेटवर्क। और अगर सिंगल है तो सिंगल को बोलते हैं परसेप्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर एक ही है तो परसेप्ट्रॉन, मल्टीपल है तो मल्टीपल परसेप्ट्रॉन, ठीक है। और यही हमारा क्या हो गया, फर्स्ट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। ये समझ में आया। बाकी इसका मैथमेटिकल पार्ट डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बस एक एक मिनट दो, ये दिख रहा है, ये सिंगल वाला था और ये मल्टीपल वाला है, दिख रहा है। तो ये चीजें रहेंगी, सिंगल मल्टीपल, बाकी फिर ये कल देखेंगे, ठीक है। तो ये पढ़ा था बीटेक में। बाकी नेक्स्ट क्लास का रहेगा।